आधुनिक एयरशिप्स कैसे हो सकते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों है? आज के समय में मालवाहक यात्री और माल यात्री एयरशिप्स कई तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भारी वजन उठाने वाले और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले बड़े मॉडल भारी, विशाल या बड़ी मात्रा में माल को कम लागत में ढोने के लिए आवश्यक हैं। ये उन दूर दराज इलाकों में काम करने के लिए आदर्श हैं, जहां परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच माल की अदला बदली या तो सीमित है या संभव ही नहीं है। उड़ने वाले अस्पतालों को कठिनाई से पहुंचने वाले क्षेत्रों या आपातकालीन स्थितियों वाले इलाकों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे तेज और प्रभावी मदद मिल सके। क्रूज एयरशिप पर्यटन में एक नई दिशा खोलेंगे, जो धीमी गति से उड़ान भरते हुए पैनोरामिक दृश्यों का अनूठा अनुभव प्रदान करेंगे। यह एक ऐसा मौका है जिसमें आप हवाई क्षेत्र में एक मोबाइल रिसोर्ट पर रह सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। एयरशिप का उपयोग हवाई गोदाम के रूप में भी किया जा सकता है, जो ऑनलाइन ऑर्डरों की सेवा और ड्रोनों की मदद से सामान की डिलीवरी प्राप्तकर्ताओं तक सुनिश्चित करता है। वातावरणीय निगरानी एयरशिप की एक श्रृंखला को सीमाओं, व्यावसायिक गतिविधियों और आपातकालीन स्थितियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। अलग अलग यूनिट्स को वैश्विक सेल्स में जोड़ने से रियल टाइम में निगरानी नेटवर्क के माध्यम से बड़े क्षेत्रों को कवर करना संभव हो जाता है। अंत में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप ये संचार, निगरानी और मॉनिटरिंग के उपकरण हैं, साथ ही उपग्रहों और पोजीशनिंग सिस्टम्स का विकल्प भी है। आधुनिक एयरशिप स्थानीय और वैश्विक मार्गों पर व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। वे उपयोग के क्षेत्रों और कॉरपोरेट, निजी या सरकारी क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं की मांगों के अनुसार खुद को अनुकूलित कर सकते हैं। दोस्तों सभी को नमस्कार। मुझे आपको नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के हमारे अंतिम वेबिनार में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमेशा की तरह मैं गेनाडी बाबानिन हूं और आज हम इस साल का अपना आखिरी वेबिनार आयोजित करेंगे। आज हमारे पास थोड़ा असामान्य फॉर्मेट होगा। हम कुछ नई चीज़ें, नए फीचर्स आजमा रहे हैं, तो वेबिनार के अंत में ज़रूर बताएं कि आपको यह फॉर्मेट कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो हम आगे भी अतिरिक्त मेहमानों को आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ कई प्रतिभागी होंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे परंपरागत रूप से अनुरोध करूंगा कि आप चैट में कोई टिप्पणी लिखें, बताएं कि हमें सुन और देख पा रहे हैं या नहीं, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। मैं आपसे यह भी ज़रूर अनुरोध करूंगा कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है जो हम कर रहे हैं, तो कृपया इस प्रसारण की लिंक ज़रूर साझा करें, ताकि और भी लोग इससे परिचित हो सकें, देख सकें और जान सकें कि हम क्या कर रहे हैं। और मैं आपसे क्या कहना चाहता था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आज हमारे कार्यक्रम का फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है। आज यहाँ कई विभिन्न प्रतिभागी होंगे। इनमें से एक हैं एरोनोवा के तकनीकी निदेशक फ्योडर कॉन्स्टांतिनोव, जिन्हें आप पहले से अच्छी तरह जानते हैं। हमारे साथ वादिम जुबकेविच भी होंगे, जो पहले भी कई बार हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं, और एक खास नए मेहमान भी हैं जो कैमरे पर इतनी बार नहीं दिखे हैं। ये विटाली त्यूरिन हैं, जो हमारे यहाँ हमारी नोवा डू एयरशिप के लिए गोंडोला के निर्माण संबंधी हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। आज वे भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे अपना बहुत सारा समय हमारे निर्माण स्थल पर बिताते हैं, और अभी हमें वह मौका मिला है जब हम उन्हें आमंत्रित कर सके और विस्तार से जान सकें कि हमारे यहाँ निर्माण की प्रक्रियाएं कैसे चल रही हैं। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा है। आज 26 दिसंबर है, और इसका मतलब यह है कि कल आने वाली 27 दिसंबर को हमारे निवेश चरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। कल ठीक 12,000 रात के समय हम 2रे निवेश चरण को समाप्त कर 3रे निवेश चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए अगर आप काफ़ी लंबे समय से इस विशेष परियोजना पर अपनी नज़र रखे हुए हैं, और अगर आप इसमें जुड़ने के लिए बिल्कुल सही समय की तलाश में थे, तो अभी सबसे अच्छा समय है ऐसा करने का, क्योंकि कल से निवेश चरण की सभी शर्तें बदल जाएंगी और हिस्सेदारी की कीमत भी बढ़ जाएगी। यह अब भी उतनी ही आकर्षक बनी रहेगी, लेकिन आज ही इस अवसर के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा और सही समय है। और एक और विशेष गतिविधि है। हमने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर आपके लिए कुछ इंटरैक्टिव करने और कुछ बहुत ही दिलचस्प तैयार करने का फैसला किया है। इस प्रसारण के विस्तृत विवरण में आपको 3 अलग-अलग लिंक देखने को मिलेंगे, जो उन वीडियो पर ले जाते हैं जिन्हें हमने पहले से ही तैयार किया था। इन पर हमने बहुत अधिक समय और काफ़ी मेहनत लगाई है, और हम चाहते हैं कि वहाँ कुछ गतिविधि ज़रूर हो।
इसके लिए हमने नीचे 3 लिंक और उन वीडियो से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल वहां रखे हैं। आपको इनमें से किसी भी लिंक पर जाना है, उस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना है और उस वीडियो से जुड़े सवाल का सही जवाब देना है। छुट्टियों के बाद, जिसकी सबसे अधिक संभावना है कि 12 जनवरी को हम नतीजे घोषित करेंगे, ससिप हम सबसे दिलचस्प और सबसे अर्थपूर्ण टिप्पणी को चुनेंगे और आपको कुछ विशेष उपहार भेजेंगे। हम 10 सबसे दिलचस्प टिप्पणियों का चयन करेंगे और आपको शानदार गिफ्ट पैक भेजेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उसमें क्या होगा, मैं थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें सोलर ग्रुप कंपनी और एरोनोवा कंपनी का मर्चेंडाइज़ होगा। ऐसी एक टी-शर्ट होगी, लेकिन अभी सर्दी है, तो ये उतनी प्रासंगिक नहीं होगी, लेकिन घर पर पहन इसके साथ ही वहाँ कड़ाके की ठंड वाली लंबी शामों के लिए एक और भी अधिक आरामदायक और प्रासंगिक हुडी होगा, ताकि वह आपको हमेशा सुखद गर्माहट प्रदान करे और आपको निरंतर यह याद दिलाता रहे कि आप इस अत्यंत महत्वपूर्ण बड़े प्रोजेक्ट और इसके कठिन काम के एक बहुत ही खास सहभागी हैं। इसके साथ ही यहाँ कुछ अन्य विभिन्न मार्केटिंग प्रेजेंटेशनल सामग्री भी होगी और एक विशेष प्रकार का लिफाफा भी होगा। ये वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है, जिसके बारे में हमने पहले कभी भी घोषित नहीं किया था, इसलिए अभी मैं इसे आप सभी को नहीं दिखाऊँगा और जो हमारे पहले भाग्यशाली विजेता होंगे, जो इस गतिविधि में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे, वे इस अनमोल वस्तु को अपने घर पर एक यादगार वस्तु के रूप में सप्रेम भेंट स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तो और क्या, लगता है बस इतना ही। एक बार फिर शर्तों के बारे में। विवरण में 3 वीडियो लिंक प्रदान किए गए हैं। आपको उन्हें ध्यानपूर्वक देखना है और उस वीडियो से संबंधित प्रश्न के अनुसार अपना विस्तृत उत्तर लिखना होगा। 12 जनवरी को हम परिणामों की घोषणा करेंगे, सबसे दिलचस्प टिप्पणी चुनेंगे, आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे और विजेताओं का निर्धारण करेंगे। तो लगता है कि बस इतना ही है, इसलिए मुझे लगता है कि अब हम एक छोटी-सी 1 मिनट की विराम ले सकते हैं। ये हम अपने मेहमानों को आमंत्रित करेंगे, सभी को सम्मानपूर्वक बैठाएँगे और ताकि आप बोर ना हों, हम अपने वीडियो में से एक चला देंगे। इसलिए चैनल ना बदलें, हम बहुत जल्द ही वापस आएँगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वदीम वासिलिएविच, नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार। विताली लोविच। तो 25वां साल भी अब पूरी तरह से समाप्त होने को है। इसका मतलब है कि हमने 25वां साल पूरी तरह से काम करके निकाल दिया। तो अब जब यह साल खत्म होने वाला है, त्योहारों के मौके पर बैठकर चर्चा करना अच्छा रहेगा कि क्या हुआ, हमने क्या किया और आगे हमारे क्या योजनाएं हैं। अब हम योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर शुरू में यूं कहें तो भविष्यवाणी करना मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास वदीम वासिलिएविच, जो कि डिर्जेबल 2 के मुख्य डिज़ाइनर हैं, उन्होंने सिर्फ अवधारणा ही रखी थी और शुरू में योजनाएं ज़ाहिर है मोटे तौर पर ही बनाई गई थीं। अब तो सब कुछ बहुत विस्तार से तैयार कर लिया गया है। अब सब कुछ स्पष्ट और समझ में आने वाला है। वदीम वासिलिएविच, क्या योजनाओं के बारे में बताना है या फिर जो किया गया उसके बारे में? सच कहूँ तो मुझे पता नहीं है। आइए समग्र रूप से वही बताएं जो किया गया है। अगर पूरे साल भर की बात करें तो मैं तो बस कल शाम अपना फ़ोन देख रहा था और देखता हूँ कि ठीक 1 साल पहले हम उस ऑफिस में अभी ठीक से बसे भी नहीं थे। यानी हमने एक ऑफिस में पूरी तरह से बसने का समय पाया, नोवा 01 पोन एयरशिप बनाया, नोवा 020 एयरशिप के लिए बहुत कुछ किया, भविष्य के लिए एक प्रोग्राम की नींव रखी और नए ऑफिस में शिफ्ट हो गए। अब हम आपको नए ऑफिस, नई स्टूडियो से कॉल कर रहे हैं। आइए पिछले 20-25 वर्षों को याद करें और देखें कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हमने इस तरह से शुरुआत की कि हमने एक प्रोग्राम, एक योजना बनाई कि हम अपने एयरशिप के आकार को कैसे बढ़ाएँगे और धीरे-धीरे अधिक भार वहन करने वाले और अधिक मांग वाले एयरशिप की ओर बढ़ेंगे। और पहले चरण में हमने तय किया कि यह नोवा 2 एयरशिप होगा, जो 6 लोगों के बैठने की क्षमता वाला होगा। लेकिन डिज़ाइन बनाते समय कई ऐसे सवाल आए, जिनके लिए जाँच ज़रूरी थी। इसलिए हमने जल्दी ही स्थिति समझ ली। ये 2004 के अंत में था और तय किया कि नोवा 2 से पहले हमें एक फ्लाइंग मॉडल, एक अनुपात 2.5 का उड़ाना चाहिए। हमने इसका नाम नोवा 01 रखा, जिसका वॉल्यूम 132 क्यूबिक मीटर था। हमने ये एयरशिप काफ़ी जल्दी बना लिया और अगर मुझे सही याद है तो ये हमारे पास मई में उड़ान भरा था, है ना? हमने कल ही गिनती की थी। हाँ, लगभग 4 महीने बीत गए थे जब से हमने पहली बार ऑर्डर दिया था। ये वही था जब डेविड ने अमेरिका से 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर मंगवाए थे और ठीक 4 महीने बाद जब वे आए तो वे अंतिम हिस्सा थे। जब तक वे आ रहे थे, हमने बाकी सब कुछ तैयार कर लिया था। हमने बाहरी आवरण की संरचना डिज़ाइन की और इंजनों की खरीद की और ऐसा हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, जिन्हें हम नोवा 01 एयरशिप पर जांच सके, वह निश्चित रूप से इसकी नियंत्रण प्रणाली थी। वहाँ एक काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि
हमारे यहाँ समस्त सूचनाओं का आदान-प्रदान ऑप्टिकल केबल के माध्यम से होता है और यही तकनीक बाद में हमारे एरोलेट एयरशिप में भी इस्तेमाल की गई थी और अब यही तकनीक हमारे आगामी नोवा 2 एयरशिप में भी लागू की जाने वाली है। यह भी कह सकते हैं जीपीएस सेंसरों की मदद से ओरिएंटेशन निर्धारित करने की प्रक्रिया को परखा गया जिन्हें काफ़ी दूरी पर लगाया गया था। यानी हमारे पास एक ब्लॉक नाक के पास लगा है, दोहरा पिछली तरफ के पास, यानी उनके बीच की दूरी लगभग 14 मीटर है, जबकि एयरशिप की कुल लंबाई 17 मीटर है। और यह पूरी प्रणाली बहुत प्रभावी साबित हुई। यानी जो भी हमने गणनाएँ की थीं, वे सब सही साबित हुईं। मतलब नोवो 0 एक एयरशिप ने आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरी, पायलट की बात मानी, स्थिर रहा और कई बार टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग की प्रक्रियाएँ सफलतापूर्वक पूरी की गईं। और यहाँ तक कि हमें यह नोवा 2 एयरशिप की सबसे महत्वपूर्ण और अनूठी विशेषता है कि वह बिना किसी बाहरी ग्राउंड क्रू की सहायता या मदद लिए, काफ़ी कम ऊँचाई वाली मूरिंग मस्त के साथ, असल में सिर्फ एक एंकर के माध्यम से, मूरिंग लॉक नोड की सहायता से, जो कि इसके मुख्य गोंडोला के बिल्कुल निचले हिस्से में स्थित होता है, पूरी तरह से खुद को सुरक्षित रूप से बांध सकता है। ये तकनीक सभी आगामी एयरशिप्स पर लागू की जाएगी, नोवा 2, नोवा 8 और नोवा पेंटातीस पर, और पहली बार इसे नोवा 01 एयरशिप पर आजमाया गया था और ये दिखाया गया कि सिद्धांत रूप में पायलट, इस मामले में बाहरी पायलट, काफ़ी आत्मविश्वास के साथ मूरिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है और बिना ग्राउंड क्रू की मदद के उसे जांच सकता है। हाँ, बस एक बात जो ध्यान देने योग्य है वह ये है कि लॉक ने काम किया, फ्लू गियरिंग सफल रहा और खुद ही जो डायनामिक्स थी वह भी काम कर गई, संपर्क और जकड़ने की प्रक्रिया सफल रही। लेकिन हाँ, वहाँ कुछ कमियां भी थीं, जैसे कि हमने देखा कि अनडॉकिंग करना थोड़ा मुश्किल था। वहाँ रिवर्स दिशा में एक और इम्पल्स देना पड़ता है। इसलिए लॉक की ज्योमेट्री को थोड़ा बदला जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर हाँ, कॉन्सेप्ट ने काम किया। और यही तकनीक दिमित्री सर्गेविच फोमिली ने अपने एरोलेट पर भी लागू की है। हाँ। ठीक है, और इसी के अनुसार साल 25 हमारे लिए नोवा 2 एयरशिप के नाम रहा क्योंकि यह हमारा मुख्य प्रोजेक्ट था। हम इसमें कई नई चीज़ें शामिल करना चाहते थे, ख़ासकर हम गोंडोला के निर्माण के लिए नई तकनीक आज़माना चाहते थे। अब विटाली अल्वोविच इसके बारे में और विस्तार से बताएँगे। ये इस वजह से है कि हम वज़न को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ये 2000 घन मीटर का एयरशिप है जिसे बिना पायलट के संस्करण में 500 किलोग्राम को 500 किलोमीटर तक ले जाना है और पायलट वाले संस्करण में यह 6 सीटों वाला होना चाहिए। साथ ही इसकी उड़ान की अवधि भी काफ़ी लंबी होनी चाहिए, इसलिए इसे हल्का होना चाहिए। यह एक सामान्य विमानन संरचना है, जिसे विमानन संरचना के रूप में ही डिज़ाइन किया गया है। अब विटाली लवोविच बताएँगे, जो हमारे मुख्य विचारक थे, कि गोंडोला कैसे बनेगी और ये तकनीक क्यों चुनी। विटाली लवोविच, कृपया कुछ शब्द कहें, आप इसके हिस्से भी दिखा सकते हैं। नमस्कार। तो सवाल ये है कि हम इस विशेष तकनीक तक आखिर कैसे पहुंचे। दरअसल ये विमान किट सेट्स तैयार करने की एक बहुत ही मानक तकनीक है। इसमें आधुनिक और उन्नत मशीनों पर, जैसे कि लेज़र या सीएनसी मशीनों पर, एक रिब को सावधानी से काटा जाता है और फिर उसके बाद एक साधारण प्रेस की मदद से उसे एक बहुत ही मजबूत और पर्याप्त रूप से कठोर संरचनात्मक तत्व में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इसमें शेल्फ्स बन जाते हैं और इसमें शेल्फ्स, बेंडिंग्स और अन्य ज़रूरी मोड आदि सब कुछ पहले से ही शामिल हो। ये जो नो हाउ है वह ये है कि ये तत्व एक ही फॉर्म ब्लॉक से बनाया जाता है, यानी दो ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं। विताली इवानोविच, और वहाँ तो लगता है कि इस तकनीक के डेवलपर का नाम भी है ना? आपने उसका नाम बताया था। वास्तविक स्थिति यह है कि यह हमारे कहें तो करीबी मित्रों और हमारे कट्टर दुश्मनों दोनों के पास पूरी तरह से उपलब्ध है। यह निश्चित रूप से मौजूद है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक उन्नत तकनीक है जिसे हमने अब आत्मसात कर लिया है और अब इसे यहाँ नोवा 2 एयरशिप्स में लागू करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कई तरह के हवाई जहाज़ बनाए गए थे, जिनमें CA 650, 755 भी शामिल हैं और हमने अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ हवाई जहाज़ भी इसी तकनीक से बनाया है, यानी मूल रूप से यह तकनीक आजमाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही हवाई जहाज़ वहाँ आकाश में हज़ारों की संख्या में निरंतर उड़ रहे हैं। इसलिए इस विशेष हिस्से को लेकर हम अब पूरी तरह से आश्वस्त और निश्चिंत हैं।
इसी मुख्य वजह से हमारे यहाँ उत्पादन के क्षेत्र में वास्तव में सब कुछ प्रचुर मात्रा में मौजूद है, चाहे वो आधुनिक चिपिंग मशीनें हों या फिर सबसे महत्वपूर्ण हमारे कुशल लोग हों। हाँ, विताली इवानोविच, ज़रा 1 मिनट के लिए रुको। तो इसका मतलब है कि हमने यह सब ल्यूबेरत्सी में किस महीने शुरू किया था? उसी पुरानी जगह पर जहाँ हम सब साथ में थे। क्या आपको याद है किस महीने हमने उत्पादन की तैयारी शुरू की थी? हमने यह सब कार्य लगभग जून के महीने में या शायद मई के अंत या जून की शुरुआत में शुरू किया था। इसके बाद हमने उत्पादन की पूरी तैयारी धीरे-धीरे शुरू की और आप कह सकते हैं कि लगभग एक पुराने गोदाम जैसी दिखने वाली जगह धीरे-धीरे पूरी तरह से बदल कर कुल मिलाकर अब एक अत्यंत आधुनिक और सुसज्जित उत्पादन स्थल के रूप में बदल गई है। यहाँ कुछ बेसिक मशीनें हैं और हमने खुद ही अपनी टेबल्स बनाई हैं। पेंटिंग के लिए एक विशेष केबिन भी तैयार किया है, क्योंकि सभी पुर्जों को पेंट करना पड़ता है और उन्हें खास प्राइमर से कोट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे पास एक टैंक किसौन है जिसमें हमेशा पानी रहेगा और उस पानी में तरह तरह के बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इसलिए समय समय पर उसे रसायनों और केमिकल से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। और ताकि ड्यूरालुमिनियम में कभी जंग न लगे, हमने ये सारा इंतज़ाम किया है और अब हम इस पूरी प्रक्रिया में इसे खास प्राइमर से कोट करें। मैं थोड़ा-सा याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो हमारा इरादा था कि इसे व्यापक सहयोग और राज्य के साथ मिलकर विकसित किया जाए। और गोंडोला के मामले में हमने उस समय अपने एसकेबीएस को आमंत्रित किया था और वे अपने उपकरणों और तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुसार गोंडोला डिज़ाइन करने लगे थे। जाहिर है, गोंडोला बनाने के लिए मशीनों, कौशल, अनुभव, दृष्टिकोण के एक निश्चित सेट की ज़रूरत है। इसे पाइप वेल्डिंग, कंपोजिट या अन्य तरीकों से बनाया जा सकता है। विकल्पों की कोई कमी नहीं है। और फिर हमने उनके साथ अनुबंध के तहत 2 चरण पूरे किए और ठीक तीसरे चरण में जब तकनीकी परियोजना तैयार की जा रही थी, तब हम अलग हो गए। कुछ मतभेद उभर आए, इसी वजह से हमारी समय सीमा उस समय खिसक गई थी और फिर हमने खुद ही ये सब काम हाथ में लेने का फैसला किया। और तभी विटाली लवोविच आए और उन्होंने कहा, दोस्तों, हम इस गोंडोला को गनुटिक से बना लेंगे। मैं तो उस समय गनुटिक शब्द भी नहीं जानता था। और विटाली लवोविच, क्या ये गनुटिक है? नहीं, ये पूरी तरह से नहीं है। ये एक नर्व्यूरा है जो फॉर्म ब्लॉक के अनुसार। ये एक पुरानी और पारंपरिक विमानन तकनीक है जिसे हमने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा मॉडिफाई किया है। यानी स्टैंडर्ड फैक्ट्री वर्कशॉप के बजाय कम जटिल परिस्थितियों के लिए। इसलिए हम फॉर्म ब्लॉक काफ़ी सस्ते और किफ़ायती मटेरियल से बनाते हैं, जिससे लागत कम होती है और उत्पादन की गति तेज हो जाती है। यानी बिना जटिल एविएशन तकनीकी उपकरणों के, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल वैसी ही सटीक और बारीक डिटेल्स मिलती हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए अनुभवी लोग चाहिए। हमने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था और उस पर किसी ने कमेंट किया, तो ये रहे हमारे दादा वास्या अपनी हथौड़ी के साथ हमेशा की तरह यहाँ एक ही आदमी सबके लिए काम करता है। पहले तो आपने नाम सही पहचाना, वासिली मिखाइलोविच ही काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि जो लोग बड़े प्रोडक्शन में काम कर चुके हैं, उनके लिए सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। जो वहाँ काम नहीं कर चुके, उनके लिए ये दादा वास्या की हथौड़ी जैसा है। जब मैंने नौकरी शुरू की, तब मैं क्रुश्चेव जी के एमपीसी के 76वें वर्कशॉप में था, जहां पाइपलाइन काम होता था। मैं छोटे पाइपलाइन पर था, जिसे हाथ से या हाथ के औजारों की मदद से मोड़ा जाता था। इनका व्यास लगभग 12 मिलीमीटर तक होता था और पास में शीट मेटल के कारीगर भी मौजूद थे रॉकेटों पर। और वहाँ रॉकेटें थीं, प्रोटॉन एम, अंगारा, रजगोनी ब्लोकी। यह गंभीर अंतरिक्ष तकनीक है। ये एक अंतरिक्ष कारखाना है और अंतरिक्ष कारखाना ये इंजीनियरिंग और उत्पादन की सर्वोच्च पाठशाला है। तो वहाँ शीट मेटल के कारीगर हैं जो कलेक्टर और पाइप बनाते हैं, इस तरह के व्यास से लेकर इतने बड़े व्यास तक। वे इन्हें सेक्टरों से बनाते हैं, जिन्हें पहले से ही प्रेस करके पूरी तरह तैयार कर लिया जाता है। फिर इन सेक्टरों को वे हथौड़ी से मिलाकर वेल्डिंग के लिए तैयार करते हैं। एक जोड़ वेल्ड करते हैं, फिर से हथौड़ी से मिलाते हैं और बड़ा जोड़ वेल्ड करते हैं। और इसी तरह टुकड़ों को जोड़कर वे विशाल अंतरिक्ष कलेक्टर बनाते हैं, जिनसे ईंधन इंजनों तक पहुंचता है। और यह 21वीं सदी है, आज भी सब कुछ ऐसा ही है और इन लोगों से ज़्यादा सटीक कोई नहीं बना सकता। तो इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी, क्योंकि जब लोग काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं तो युवा लोग पर्याप्त अनुभव हासिल नहीं कर पाते।
हमारे पास भी वही अनुभवी लोग हैं जैसे वासिली मिखाइलोविच और विक्टर लुएव, जो ऐसे कई तरह के उत्पाद बनाते रहे हैं और जानते हैं कि हथौड़ी से बिल्कुल सही जगह कैसे मारना है ताकि सब कुछ ठीक से मेल खा जाए और सही बने। आगे चलकर जब सब कुछ सर्विस में आएगा तो शायद तकनीक बदल जाए और काम करने का तरीका भी बदल सकता है, लेकिन जब हमने प्रोटोटाइप बनाया तो हमें सच में किस्मत मिल गई। वादिम वासिलिएविच ने कहा कि 25वें साल में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि वो विटाली लवोविच और उनकी टीम है। वादिम वासिलिएविच, तुम्हें याद है किस महीने में हमने गोंडोला पर काम शुरू किया था और पूरी तरह से। जी नहीं, हम गोंडोला पर पूरे साल लगातार कार्य करते रहे हैं, 24वें साल से आरंभ करके। हमारे पास बस कई चरण, यानी पहली गोंडोला ज़ाहिर है पाइपों से निर्मित की गई थी जिन पर प्लास्टिक की परतें थीं, लेकिन विटाली लवोविच ने हमें 25वें साल की वसंत ऋतु में यह समझा दिया कि प्रोटोटाइप के लिए ऐसी तकनीक कहीं अधिक बेहतर है। और देखिए, ये गोंडोला नोवा 2 एक 7 मीटर की लंबाई वाला यंत्र है। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई मध्य भाग में लगभग 1.7 मीटर है। अब हमारे पास जो यह 3D मॉडल है, जो कि बहुत ही विस्तृत रूप से बनाया गया है, उसमें यह पूरा ढांचा जिसे रिवेट किया गया है, उसका कुल वज़न 150 किलोग्राम है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं, ये एक असली विमानन संरचना है। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हल्की है। हाँ, उसमें अभी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, जैसे काँच, दरवाज़े, बाहरी आवरण और इंटीरियर। जहाँ तक हमारी 300 किलो की वज़न सीमा का सवाल है, हम उसमें आसानी से फिट हो जाएँगे। शायद हम इसे और भी हल्का बना लेंगे। बिना पावर यूनिट के इसे थोड़ा और हल्का भी बनाया जा सकता है। ऐसा विश्वास करना अच्छा लगेगा। चूँकि फ्योडर ने पावर यूनिट का ज़िक्र किया, तो पावर यूनिट के साथ भी हमारे पास कई पुनरावृत्तियाँ थीं। यानी हमने कई बार यह सोचा कि इसे कैसे बनाया जाए और आखिरकार हम उस अंतिम डिज़ाइन पर पहुँचे, जो हर दृष्टिकोण से सभी को स्वीकार्य था। सभी को ये इतना पसंद आया कि हमने उसमें रिंग में प्रोपेलर लगाया ताकि ज़मीन पर थ्रस्ट बढ़ सके और एयरशिप के लिए उड़ान भरना आसान हो जाए। हमारे पास रिंग में प्रोपेलर के भी कई विकल्प थे, जिन पर विस्तार से काम किया गया और अंत में 2 विकल्प चुने गए और उनकी सटीक तुलना करने के उद्देश्य से हमने उन्हीं प्रोपेलरों को तैयार किया है। इन्हें हमने 3D प्रिंटिंग की विधि से 1 से 5 के अनुपात में बनाया और परीक्षण किए। एक अवधारणा विजेता रही और अब वही नई पावर यूनिट में लागू की जाएगी। इस अवधारणा के तहत हमें प्रोपेलरों को थोड़ा और दूर करना पड़ा। अब हमारे प्रोपेलरों के बीच की दूरी 3 और आधा मीटर नहीं बल्कि 4 मीटर होगी। संरचना को थोड़ा-सा फिर से डिज़ाइन करना पड़ा, बियरिंग्स को बड़ा करना पड़ा, उन्हें दूर करना पड़ा और गियर बॉक्स के ये मुख्य हिस्से हमने और चौड़े बनाए हैं, जो मिल्ड एल्यूमीनियम प्लेटों से बनेंगे, यानी काम चल रहा है। दोस्तों, इस परियोजना पर काम तेज़ी से चल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि 2026 में हम आखिरकार एयरशिप को उड़ाएँगे और यहाँ जो एयरशिप होगी वह पहले चरण में बनाए गए एयरशिप से कहीं अधिक उन्नत होगी, क्योंकि हमने डिज़ाइन में कई पुनरावृत्तियाँ की हैं और हर बार हम और अधिक अनुकूलित संरचना तक पहुँचे हैं। एक मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अपने वर्ग के सर्वश्रेष्ठ एयरशिप्स में से एक होगा। हमें इस पर पूरा विश्वास। बिल्कुल ऐसा ही होगा। विताली लवोविच, क्या आपने गोंडोला में लगने वाले पुर्जों की कुल संख्या गिनी है? अकेली नाक 287 पुर्जों से बनी है। अगर हम विस्तार से गणना करें तो कुल मिलाकर यह लगभग 500 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े अलग अलग पुर्जों के आसपास है, जैसे कि कोने के विशेष टुकड़े और जटिल असेंबली के महत्वपूर्ण पुर्जे। निश्चित रूप से लगभग 500 के आसपास, या शायद इनकी कुल संख्या उससे भी कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि पुर्जों की सटीक संख्या अभी तक पूरी तरह से डिजाइन नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए पुर्जों की संख्या केवल बढ़ेगी और मेरा मानना है कि वजन कम होता जाएगा। हाँ, मैं यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि दर्शक को अंदाज़ा हो सके कि इसमें कितनी मेहनत है। इसी वसंत में हमने तय किया कि हम इस तकनीक से बनाएंगे और अब तक कई पुर्जों के डिज़ाइन, जिग्स और टूल्स मिलिंग करके तैयार किए जा चुके हैं। यह सब एक बार में नहीं हुआ, हमने कई बार इसे दोहराया है। विताली इवानोविच या मैं बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और यह सबको समझ में आना चाहिए। जब आप धातु को मोड़ते हैं तो वह थोड़ा वापस सीधी हो जाती है। आपने रेडियस तय कर हथौड़ा मारा, पर रेडियस वहां नहीं आया, भले ही हम 10वें हिस्से तक पहुंच जाएं। बहुत सारी पुनरावृत्तियां होती हैं, बनाना बनाना बनाना, फिर अचानक एक पुर्जा सही बन जाता है। मान लीजिए कोई आसान सा पुर्जा। फिर हम कोई जटिल पुर्जा बनाते हैं जिसमें कई मोड़ होते हैं और वे अलग अलग कोणों पर आते हैं,
और अभी सब कुछ उस चरण में है जहां टूलिंग पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और अब बस यांत्रिक काम बाकी है। मशीन पर टूलिंग लगाई जाती है, फिर उसे हाथ से फिनिश किया जाता है। एक वीडियो है, कृपया देखिए। शायद पिछले हफ्ते ही हमने उत्पादन के बारे में डाला था, जिसमें मैंने बताया था, और एक दादा वास्या कियानका के साथ कमेंट्री कर रहे हैं। वहाँ सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। गोंडोला के पुर्जे कैसे बनेंगे और जब हम उसे बनाएंगे तो हमारे प्लान के अनुसार कब तैयार होगी। तो ऐसा लगता है कि गर्मियों तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसका इसका मुख्य फ्रेम बन जाएगा और फिर हम उसमें ज़रूरी उपकरण लगाना शुरू कर देंगे, यानी कि हम ब्लॉकों को इंस्टॉल करेंगे। अभी पायलट वर्जन के बिना ही केबल बिछाएंगे और फिर अंत में एक ट्रायल रन करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे आंतरिक प्लान के अनुसार, जिसे हमने अभी तैयार किया है, हम चाहते हैं कि सितंबर तक पूरी तरह से असेंबल किया हुआ एयरशिप तैयार हो जाए, जो पहले उड़ान के चरण के करीब हो, ताकि ठंड और तेज़ हवाओं के आने से पहले हम इस एयरशिप की टेस्ट फ्लाइट कर सकें। फिलहाल हमारी यही योजनाएं हैं और हम इन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि एक दूसरे को निराश न करें और एयरशिप उड़ान भरकर अपनी पूरी खूबसूरती में खुद को दिखाए। साथ ही निश्चित रूप से पायलटेड वेरिएंट पर भी काम चलता रहेगा, यानी हम गोंडोला पर समानांतर काम करेंगे, लेकिन पहली उड़ान बिना पायलट वाले एयरशिप की ही होगी। हाँ, जैसा कि वादिम वासिलिएविच कह रहे हैं, वहाँ खिड़कियाँ और दरवाजे जैसी चीज़ें अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह एक फ्लाइंग लैब है। इसका संक्षिप्त नाम है, यह एक बिना पायलट वाला नोवा 2 है जो पूरी तरह लोडेड है और अभी उड़ान भर रहा है। इसमें वही नियंत्रण प्रणाली है जो नोवा 01 में है, यानी या तो यह रिमोट पायलट से संचालित होता है या बाहरी पायलट से, या पूरी तरह से स्वचालित बिना पायलट के उड़ान भरता है। अब तक इस पर बहस चल रही है कि क्या हम इसी गोंडोला को पायलट के लिए अनुकूलित करेंगे या नहीं। यहाँ कुछ लोगों की यह भी समझ है कि पूरी तरह से पायलट के साथ केबिन में, और कुछ की यह समझ है कि बस पायलट के लिए अनुकूलित कर दिया जाए ताकि वह खुद उसमें उड़ सके। तो ऐसा ही होगा। क्या इस गोंडोला को पूरी तरह से एक पूर्ण विकसित रूप में तैयार किया जाएगा जिसमें केबिन, यात्री और बाकी सब कुछ शामिल होगा? यह तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान समय में एक मजबूत राय है कि इसे उड़ने वाली प्रयोगशाला के रूप में ही बनाए रखा जाए और आगे इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, हाइब्रिड पावर यूनिट्स आदि का परीक्षण जारी रखा जाए। संभवतः ऐसा ही होगा। वैसे विटाली लवोविच जो डिटेल दिखा रहे हैं वह टेल असेंबली का हिस्सा है। क्या हम टेल असेंबली भी इसी तकनीक से बनाने जा रहे हैं? वहाँ पर उन्नत मिश्रित निर्माण तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। विमान के रडर विशेष रूप से इसी तकनीक से बनाए जाएंगे और मुख्य फ्रेम के ढांचे के लिए हम अभी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और यह वर्तमान में हमारा तीसरा इटरेशन। हम सब कुछ बहुत सावधानी और बारीकी से समायोजित और व्यवस्थित कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे उत्पादन की परिस्थितियों में सबसे अच्छा कैसे किया जाए, ताकि यूं कहें किसी और को कम से कम हिस्सा आउटसोर्स करना पड़े। इसीलिए फिलहाल टेल असेंबली पर अत्यंत सक्रिय और व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि हम अब अगले साल जनवरी के महीने के दौरान कैसन का फ्रेम, खुद कैसन और गोंडोला को पूरी तरह से संयोजित और इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही साथ हम टेल असेंबली के विस्तृत डिज़ाइन और तकनीकी पहलुओं पर भी निरंतर और प्रभावी ढंग से काम करते रहेंगे। लेकिन अभी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो क्या इस असेंबली के लिए रडर डिज़ाइन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक उसी उन्नत तकनीक का उपयोग करके रडर भी निर्मित किए जाएंगे। आखिरकार इन्हें किस चीज़ से कवर किया जाएगा? कवरिंग के लिए हमारे पास अब दो अलग-अलग विकल्प मौजूद हैं और हम इन दोनों को ही आजमाएंगे। पॉलिएस्टर फैब्रिक का उपयोग करके, जिनमें दोनों में अलग-अलग तकनीकें शामिल हैं। या तो ठीक वैसे ही जैसे हवाई जहाज़ों को कवर किया जाता है, विशेष गोंद के साथ। हम पहले गोंद लगाकर फिर सावधानी से सिलकर रिब्स पर चढ़ाते हैं। या फिर हम दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक सॉक्स की तरह फैब्रिक को ऊपर से खींचकर चढ़ा देते हैं और फिर उसे जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइट खींचते हैं। एक है हाथ से कवरिंग करना और दूसरा है फैब्रिक को सिकोड़कर कवरिंग करना। ये विशेष थर्मो श्रिंक फैब्रिक है जिसे बहुत ही हल्के इस्त्री और इमेलिटिक के साथ प्रेस किया जाता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो ये विमान के पंखों और रडर को कवर करने के लिए एक मानक विमानन तकनीक का उपयोग होता है। हम इसे यहाँ डिरिजेबल पर भी आजमाने का प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अक्सर कहा जाता है, विमान में भी रडर होता है और यहाँ भी रडर है,
लेकिन एक वैकल्पिक राय भी है, इसलिए हम दोनों विकल्पों को अपनाएंगे। हमारे रडर तो वैसे भी कुछ अलग ही बन रहे हैं। वैसे ये कहें तो इनका हिंग मोमेंट कम है, ये हमें एरोडायनामिक्स वालों ने सुझाया और गणना करके बताया है। हम रडर मशीनों पर लोड कम करना चाहते हैं ताकि इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। फिर वही बात है, हम वज़न के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ किस लिए है? हम वज़न के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी हम हल्की रडर मशीनें लगाना चाहते हैं जो कम ताकत पैदा करती हैं, और इसी वजह से एरोडायनामिक्स विशेषज्ञों ने इस पर काम किया कि हमारे हिंग मोमेंट कम हों और ये मशीनें पर्याप्त हों। इस रडर की क्या खासियत होती है, क्या बताएंगे? क्या खोल सकते हैं? वे यूँ कहें तो थोड़े से अंदर की ओर मुड़े हुए होंगे। ऐसा कह सकते हैं एरोडायनामिक विशेषताओं के कारण वे थोड़े उभरे हुए नहीं होंगे, बल्कि हल्के से अंदर की ओर मुड़े हुए होंगे। ऐसे में स्टीयरिंग पर हिंग मोमेंट कम हो जाता है। एक बार फिर से हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ये स्टेबलाइज़र 45 किलोग्राम के भीतर ही समाहित हो जाए, और चूँकि स्टेबलाइज़र 16 वर्ग मीटर का है, यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारे स्टेबलाइज़र का कुल वज़न पूरी असेंबली में 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से भी कम है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। इतने बड़े आकार के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली आंकड़े हैं, और हम हर संभव तरीके से इसी की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे हल्की संरचना और सबसे हल्के कवरिंग विकल्प का चयन करते हैं। समझने के लिए बताइए, एक विमानन संरचना का वजन प्रति वर्ग मीटर कितना होता है? ये गति पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि पंखों के लिए ये 5 से 6 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। मेरे पास अभी सटीक आंकड़े नहीं हैं। मुझे याद नहीं है कि ऐसे विमान के पंख का वज़न कितना होता है, जैसे कि एन-2, जिसमें भी सख्त नाक और मुलायम कवरिंग होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कम से कम 6 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी हमारा उससे हल्का है। वहाँ कुछ निश्चित सीमाएँ होती हैं, यानी इससे नीचे बिल्कुल नहीं जाया जा सकता, क्योंकि पतली सामग्री अपनी स्थिरता खोने लगती है, भले ही उस पर कवरिंग की गई हो। इसलिए 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम होना मेरी राय में बहुत अच्छा परिणाम है। व्लादिमीर वासिलिएविच, आपके पास तो पहले भी अनुभव था। AU-30 एयरशिप पर यह भारी था हमारा स्टेबलाइज़र, हालांकि वह वहाँ थोड़ा बड़ा था, एयरशिप भी बड़ा था, और स्टेबलाइज़र लगभग 25 वर्ग मीटर का था, बल्कि उससे भी थोड़ा बड़ा। वह हमारे पास पूरी तरह से असेंबल होने के बाद, सभी केबल्स बिछाने और सभी रडर मशीनें लगाने के बाद 13 किलोग्राम का निकला। इस तरह यह लगभग 3.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। इसलिए हम एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, और भी हल्की और भी सुंदर संरचना बनाएंगे, लेकिन साथ ही वह खूबसूरत भी होगी। वह बहुत खूबसूरत, बहुत आकर्षक दिखेगी। अब भी 3D मॉडल पर देखा और उसकी सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। डिरिजेबल का रूप काफ़ी दिलचस्प है। शायद ये उतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है जितना एरोलेट, लेकिन ये एक भरोसेमंद आजमाई हुई क्लासिक स्कीम है। कोई भी संरचना अगर सही ढंग से डिज़ाइन की गई हो तो वह सुंदर दिखती है। मेरा ऐसा मानना है। अगर कोई यंत्र सुंदर है तो इसका मतलब है कि वह सही तरीके से उड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ तो बात है। और जहाँ तक एरोलेट की बात है, वह वाकई में नोवी 01 से ज़्यादा जटिल निकला। 901 के लिए वादिम वासिलिएविच ने सीधे शब्दों में कहें तो काम सौंप दिए। कटिंग करने वालों ने कटिंग की, शेल बनाने वाले आउटसोर्स पर थे। हमने उसे ऑर्डर किया, शेल को काटा, जल्दी से वेल्डिंग कर दी। वहाँ 1.5 डिजाइनर ने सारी टेल असेंबली, गोंडोला वगैरह बना दी। सब कुछ बहुत आसान और समझने लायक था। वीजीएस सिस्टम और नियंत्रण प्रणाली तो दीमा ने खुद ही बनाई थी। कुल मिलाकर 1 2 3 और सब कुछ तैयार हो गया। हाँ, लोगों ने थोड़ा ज़्यादा मेहनत की थी एरोलेट की तुलना में। फिर भी हमें इसे बनाने में 4 महीने लगे। मुझे याद है एरोलेट हमने कहीं गर्मियों के बीच में बनाया था। दिमित्री सर्गेयेविच का रास्ता बहुत कठिन था। दिमित्री सर्गेयेविच खमेल का, जो एरोलेट के मुख्य डिज़ाइनर हैं। हमारी कंपनी के भीतर एक तरह से वैज्ञानिक तकनीकी परिषद के नियम लागू होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये 24वें साल में भी था कि हम कैसे निर्णय लेते हैं कि कौन सा यंत्र हम बनाएंगे। चूंकि डिरिजिबलिस्टों की टीम बड़ी है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी अवधारणा पेश कर सकता है और वैज्ञानिक तकनीकी परिषद में उसके स्पष्ट सदस्यों के सामने उसे अपनी अवधारणा का बचाव करना होता है। एकमात्र डिरिजेबल जिसकी अवधारणा स्वीकृत हुई वह है नोवा 2, जिसे वादिम वासिलिएविच ने प्रस्तुत किया था और हम वही बना रहे हैं। दिमित्री सर्गेविच ने बहुत लंबे समय तक, यानी 2024वें साल की शरद ऋतु से 2025वें साल की गर्मियों तक समय समय पर इन वैज्ञानिक तकनीकी परिषदों को बुलाया। उन्होंने बार बार कोशिश करते रहे, और अंत में उन्हें थोड़ी सी विश्वसनीयता का क्रेडिट दिया गया, क्योंकि वे वादिम वासिलिएविच की ओर से कुछ भी साबित नहीं कर पाए।
नहीं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि वे मुझे क्या साबित करना चाहते हैं, और शायद मैं हमारे विवादों की तकनीकी जटिलताओं में इतना गहराई से नहीं जाना चाहता था। लेकिन अगर फ्योडर सर्गेविच जोर देते हैं, तो मेरी अवधारणा यह है कि यहाँ तक कि क्लासिक ढांचा भी बेहतरीन भार वहन करने वाले गुणों से युक्त होता है। हमारे सभी इसका अर्थ यह निकलता है कि यहाँ तक कि क्लासिक डिरिजेबल उन्नत एरोडायनामिक संरचना वाले ढांचे नोवा 2 तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार पर अपनी एरोस्टैटिक लिफ्टिंग फोर्स के 50% तक का अतिरिक्त वजन या अधिभार को आसानी से वहन कर सकता है। यानी वह उड़ान भर सकता है जब वह पहले ही लगभग 1 टन के करीब अतिरिक्त भार के साथ गति पकड़ लेता है। यानी अगर उसके पास 2000 क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 1850 गैस वॉल्यूम है, तो उसकी एरोस्टैटिक लिफ्टिंग फोर्स लगभग 1850 किलोग्राम होगी, और इसके अलावा वह एरोडायनामिक्स के कारण लगभग 900 किलोग्राम और उठा सकता है। समस्या ये है कि हम इतने अधिक भार के साथ उड़ान नहीं भर सकते। हमें तो आखिरकार सीधा ऊपर उड़ान भरनी है, हमें दौड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उड़ान भरने की समस्या मुख्य है, और यह कि उन्होंने इतना फ्यूचरिस्टिक लिफ्टिंग बॉडी बनाया है। हाँ, ये शानदार है, वह निश्चित रूप से अधिक ओवरलोड ले सकेगा, लेकिन उड़ान भरने की समस्या फिर भी बनी रहेगी। दिमित्री सर्गेयेविच ने एक बहुत ही उन्नत बहु-रोटर योजना प्रस्तावित की, जिसमें 4 प्रोपेलर हैं जिनकी लिफ्टिंग क्षमता बहुत अधिक है। लेकिन आइए देखें, जब एयरोक्राफ्ट के वास्तविक परीक्षण होंगे, तब पता चलेगा कि यह एयरोडायनामिक योजना कितनी प्रभावी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहस कितनी भी कर लें, लेकिन असली प्रयोग ही सब कुछ साबित करेगा। अगर इस एयरशिप पर यह प्रमाणित किया जा सके कि यह पेलोड ले जाने की क्षमता के लिहाज से अत्यधिक प्रभावशाली है, तो बहुत अच्छा होगा। दिमित्री सर्गेयेविच को इसका पूरा श्रेय मिलेगा। हम आगे देखेंगे। शायद हमें अपनी भविष्य की योजनाएं भी संशोधित करनी पड़े। लेकिन आइए हम विनम्रता से पहले उड़ान, पहले टेक ऑफ का इंतज़ार करें, और तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पहली उड़ान कब होगी? यह सवाल शायद उन लोगों के मन में है जो इस परियोजना पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। हम इसे अलग अलग कारणों से बार बार टालते रहे हैं और दुबई इसका एक बड़ा कारण था। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कल रात करीब 10:30 बजे हमने आधिकारिक रूप से उसकी असेंबली पूरी कर ली। उसने सभी स्ट्रेस टेस्ट पास कर लिए हैं। वह अब उड़ानों के लिए तैयार खड़ा है, और यहाँ तक कि यह विचार भी आया, मेरा मतलब है कि उसने ज़मीनी परीक्षण भी पास कर लिए हैं। वहाँ तरह तरह की ढेर सारी डिटेल्स थीं। कल रात उसे बाहर निकालने का सोचा था, पर मॉस्को वालों ने देखा होगा कि शाम को क्या हाल हो रहा था। जैसे ही हमने हैंगर खोला, बाहर बर्फीली आंधी चल रही थी, तो हम समझ गए। वैसे भी पहले उड़ान के लिए नाम ये मौसम बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली उड़ान हमेशा आदर्श परिस्थितियों में करनी चाहिए, हमेशा से ऐसा ही रहा है। बोरिस सान्यच ने कार्यविधि साझा की थी। यहाँ भी 0-1 के साथ सब कुछ आसान था। वदीम और बोरिस आंद्रेयविच की कार्यविधियों के अनुसार हम असेंबली, टेस्टिंग और पहली उड़ानें करते थे। सब कुछ स्पष्ट था, ABCDE करो और सब हो जाएगा। दिमित्री सर्गेयेविच के बारे में तो ऐसा ही है। वह हमेशा ही दरअसल सामान्य डिजाइन विभाग में काम करते थे। हाँ, वह हमेशा सामान्य डिजाइनों में ही लगे रहते थे। अक्सर वे विभिन्न कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट्स में लगे रहते, विचारों को संजोते, लेकिन मुख्य डिज़ाइनर के तौर पर उन्होंने कभी उसके पास मौका है, उसे इसका फ़ायदा उठाने देना चाहिए। हम उसी के लिए हैं और उसकी भलाई चाहते हैं। आखिर हमने इतनी मेहनत लगाई है। हम सब चाहते हैं कि यह यंत्र उड़ान भरे। हमें इसका बेसब्री से इंतज़ार है। हाँ, देखिए, विताली लवोविच ने अपनी टीम के साथ मिलकर उनकी पूंछ की संरचना बनाई। वहाँ 2 क्षैतिज और 2 ऊर्ध्वाधर, 2 क्षैतिज सतहें हैं। पूरे एयरशिप के नीचे एक बड़ी स्ट्रक्चरल फ्रेम है। नाक की गोंडोला, नाक की मजबूती, ये सब काफ़ी समय पहले ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन और भी कई नन्हे-मुन्ने और बारीक सवाल थे। अब सब कुछ पूरी तरह से तैयार है, बस अब सही मौसम का इंतज़ार है। असल में हमारे सहयोगी बाउमेनका से मुझे नहीं पता कि ये कितना गोपनीय था। निकट भविष्य में वे डिवाइस को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, और उन्होंने हमें पहले ही वह दिन बता दिया है जब ऐसा लगता है पूरी तरह से शांत मौसम रहेगा। ये बस कुछ ही घंटों के लिए होगा। हाँ, वे मौसम की भविष्यवाणी के लिए उन्नत मॉडल का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर संभव है कि हम उसी दिन जाएंगे, और यह नया साल आने से पहले ही होगा। फिलहाल हम बस यही उम्मीद कर रहे हैं, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा वादा न करें। मैं फिर भी दुबई के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। हमने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन आइए अब नतीजे पर पहुँचते हैं। मुझे तो रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा स्टैंड और पूरी तरह से डिर्जाब्ले इतना ज़्यादा जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करेगा।
क्योंकि लोग हमारे स्टैंड पर बिना रुके लगातार आ रहे थे। यानी पूरे कार्य दिवस में 8 घंटे तक मैंने कभी इतनी बातें नहीं की थीं। मैं बस लगातार बोलता रहा, तरह-तरह के सवालों के जवाब देता रहा, सबको समझाता रहा। और जब हमने नतीजे निकाले तो हमारे पास 200 से ज़्यादा संपर्क थे। यानी लोग अपनी विज़िटिंग कार्ड छोड़ते थे, हमारे साथ आगे काम करना चाहते थे, तरह-तरह के सवाल पूछते थे। हाँ, ये वही संपर्क हैं जिन पर हमने काम किया, न कि वे जो थोड़ी दिलचस्पी लेकर चले गए, बल्कि वे जिनके साथ हमारी गहन बातचीत हुई। तो वादिम वासिलिएविच दुबई में सितारे थे, क्या उन्होंने सबसे ज़्यादा संपर्क जुटाए? नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं, मुझसे ज़्यादा संपर्क इकट्ठा किए गए। लेकिन मैं तो लगातार स्टैंड पर ही था। कुछ लोग पूरी प्रदर्शनी में काम कर रहे थे और मैं सिर्फ स्टैंड पर था। उन्हीं लोगों से बात करता था जो बातचीत के लिए आते थे। हमें उम्मीद है कि हम कुछ वास्तविक संपर्कों तक पहुंचेंगे, जैसे कि आप निकट भविष्य में। वैसे उम्मीद की बात करें तो एक असली ग्राहक तो हमारे ऑफिस भी आ चुका है। वह यहाँ उपस्थित हुआ था और अब हमारे व्यावसायिक प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहा है। क्या वह उस काम के लिए इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने को तैयार है? फिर भी पता नहीं, क्या हमें अपने सभी गोपनीय राज खोलने चाहिए? लेकिन वह पहले से ही सहमत है। नहीं, अभी राज खोलना ज़रूरी नहीं, दस्तखत होने के बाद बात करेंगे। कुल मिलाकर वह काफ़ी दिलचस्प है। दुबई में रहने वाला एक रूसी है जिसने विमानन क्षेत्र के रूसी लोगों को ढूंढ लिया। उसे फ्रांसीसियों ने प्रस्ताव दिया था। उसने पहले वहीं कोशिश की। वहाँ कीमत और समय सीमा स्पष्ट थी और वहाँ शायद राजनीतिक कारणों से या फिर अलग अलग वजहों से। उसे फिर भी अलग उपकरण चाहिए था। फ्रांसीसी वही दे रहे थे जिसे वे सीरियल प्रोडक्शन में बनाते हैं। हम तैयार हैं क्योंकि यह विषय हमारे लिए स्पष्ट है। यह भी एक हवाई यात्रा का उपकरण है, लेकिन यह यूं कहें तो एयरशिप नहीं है। और हम तैयार हैं कि जो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से है वही बनाएं। यानी वह पहले ही हमारे पास मॉस्को में हमारे ऑफिस आ चुका है। हम उसके साथ शाम को बैठे, काफ़ी देर तक उसके लिए ज़रूरी विभिन्न छोटे-छोटे पहलुओं पर चर्चा की और हमने वादा किया कि जनवरी के आसपास हम आखिरकार पैसे गिन लेंगे कि इसकी लागत कितनी होगी और उसे इस उपकरण के विकास और निर्माण का ऑर्डर देने का प्रस्ताव देंगे। ये भी 25वें साल में होगा क्योंकि वह 26वें में, माफ़ कीजिए, 26वें साल में। मैं अब भी खुद को ढाल नहीं पा रहा हूँ कि हम नए साल में जा रहे हैं। यानी वह उम्मीद कर रहा है कि इस साल की शरद ऋतु में उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक पहला नमूना तैयार हो जाएगा और वह उसकी परीक्षण प्रक्रिया शुरू कर देगा। और अगर सब कुछ सफल रहा तो वह कहता है कि ऐसे ही 2 और उपकरण वह तुरंत ऑर्डर करेगा और उसके बाद जितने भी ज़रूरत होंगे उतने मंगवाएगा। जैसा काम आगे बढ़ेगा यूं कह लें। हाँ, और एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ दूं कि 25वें साल में हमने जो यांत्रिक उत्पादन सीखा वह विटाली लवोविच और उनकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत की बदौलत था, जो ल्यूबेरत्सी में स्थित हमारे बेस पर है। वहाँ हमने 2 नई गोंडोलाएं बनाई हैं, एरोप्लेन भी वहीं तैयार किया और वहाँ हमने टेल असेंबली वगैरह भी पूरी तरह से तैयार की है। और इन वायुवाहक यंत्रों में अगर आप देखें कि फ्रांसीसी लोग इन्हें सीरियल प्रोडक्शन में बनाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह के यंत्र हैं। वहाँ भी एक तरह से यांत्रिक हिस्सा होता है। विटाली लवोविच और उनकी टीम के लोग अब इस काम को आर्थिक दृष्टिकोण से गणना करने में लगे हुए हैं। इसमें कुल कितना खर्च आएगा, और जहाँ तक सुरक्षात्मक आवरण के निर्माण की बात है, हम पिछले 25 साल में भी इसे पूरी तरह से नहीं अपना सके हैं। हम बस अपने लिए एक उपयुक्त जगह नहीं ढूंढ पाए और जगह की भारी कमी में ही अटक कर रह गए। सच कहें तो शुरुआत में हमारे सीमित बजट ने हमें बहुत शानदार जगहें लेने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी थी। इसके लिए उच्च श्रेणी की स्वच्छ जगहों की ज़रूरत होती है। बड़ी जगहें जिनमें बीच में कोई खंभा न हो, दीवारें वगैरह भी न हों। आदर्श रूप से लगभग 20 मीटर चौड़ी और 60 मीटर लंबी जगह चाहिए, ताकि वहाँ सिर्फ सफाई, गर्मी और रोशनी के अलावा कुछ न हो। यह सब बहुत महंगा था, किराए पर लेना भी मुश्किल था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और खरीदना या बनवाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। हम अंततः एक उचित प्रस्ताव पर पहुंचे। यह जगह रोस्कोस्मोस की संपत्ति है। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, लेकिन चूंकि यह सरकारी है, वहाँ सरकारी मूल्यांकनकर्ता मौजूद है, इसलिए वहाँ की कीमतें स्वीकार्य थीं और वहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और हमने इसी विकल्प पर दांव लगाया। ये सभी को पूरी तरह से और बेहद पसंद आया। ये जगह मास्को में नहीं है, लेकिन मास्को से बहुत अधिक दूरी पर भी नहीं है। वहाँ तक पहुँचने में अगर सड़कें खाली हों तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगते हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा सेवा ने मना कर दिया, जबकि सभी कागजात पहले ही साइन हो चुके थे। सुरक्षा सेवा ने प्रक्रिया को रोक दिया और कहा कि कंपनी नई है, कोई मुनाफा नहीं दिखा रही है। कुल मिलाकर
हम सुरक्षा सेवा के जरिए आगे नहीं बढ़ सके। कोशिश की जा सकती थी कि कुछ प्रशासनिक संसाधनों को जोड़ा जाए वगैरह, लेकिन नतीजा क्या होगा यह स्पष्ट नहीं था। अगर तुम उन्हें अभी जोड़ते हो तो तुम्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, और नतीजा क्या होगा यह भी समझ नहीं आएगा। कुल मिलाकर हाँ, वे जगहें हाथ से निकल गईं, ये बहुत दुखद है। असल में शुरू से ही हमारी सारी योजनाएं इस तरह बनी थीं कि पतझड़ तक हमारे पास जगह होंगी, क्योंकि हमारे पास सारा उपकरण है, कटिंग मशीनें हैं, तकनीकी प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं, लोग और विशेषज्ञ भी तैयार हैं, बस शुरुआत करनी है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शैल निर्माण का लीडर है, और वे अनुभवी कर्मचारी और साथी जिनके साथ वह पहले ये सभी शैल बनाता था। वह उन सभी शैल्स को बनाता था जो यहाँ रूस में थीं, और जो अत्यधिक तीव्र गति से उड़ती थीं, और सिर्फ रूस में ही नहीं। सभी लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। कुल मिलाकर सब कुछ तैयार था, और जैसा कि आप जानते हैं, सामग्री भी हमारे पास आ चुकी थी, लेकिन हम बस जगहों का इंतजाम नहीं कर पाए। ये तो कुछ हद तक बेतुका भी है। योजना के अनुसार ऐसा था कि शुरुआती पतझड़ में शेल्स बनना शुरू हो जाएंगी, और पतझड़ के अंत तक सर्दियों में वह तैयार हो जाएगी, और हम उस पर धीरे धीरे नाक, पूंछ और अन्य हिस्से लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमारा शेल दाईं ओर खिसका, हमने बाकी सभी उत्पादों का निर्माण भी दाईं ओर खिसका दिया, ताकि उन्हें सुधारने, हल्का करने, बेहतर बनाने और मजबूत बनाने का समय मिल सके। तो इतनी बड़ी चुनौती को 25वें साल में भी हल नहीं किया जा सका। इसी वजह से सारी योजनाएं बहुत ज़्यादा पीछे खिसक गईं और लगभग 1-2 साल आगे बढ़ गईं। अच्छी बात है, अब एक विकल्प मौजूद है। हमने पास के मॉस्को क्षेत्र में निर्माण किया, वहाँ लोग इसी काम में लगे हैं। वे जगह बनाते हैं और उन्हें दीर्घकालिक किराए पर देते हैं, यही उनका व्यवसाय है। और उन्होंने अपनी ही ज़मीन पर एक नई इमारत बनाई, और हमें बस किस्मत से सब कुछ अनुकूल मिल गया। आकार भी ठीक था और सुविधाएं भी, जैसे तापमान, जलवायु, सफाई, जगह और ऊंचाई, सब कुछ बिल्कुल उपयुक्त था। सब कुछ ठीक रहा और इमारत तैयार है। अभी वे इसे चालू करने की प्रक्रिया में हैं, यानी अनुपालन निष्कर्ष और फिर शुरुआत। चालू करने की तारीख दिसंबर थी, पर वे नहीं कर पाए। अब यह जनवरी के लिए तय है। सभी प्रारंभिक सहमतियां हो चुकी हैं, और संभावना है कि यह बिना उपकरण वाली जगह ही होगी। और यह उनके लिए पहली बार नहीं है, वे अभी अनुमति प्राप्त कर रहे हैं, और हम जनवरी से उम्मीद है। वास्तव में जब आप इस टीवी के लिए समय सीमा घोषित करते हैं तो वे आगे बढ़ जाती हैं, और जब नहीं बताते तो काम हो जाता है। इसलिए कम बोलना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ, ताकि लोग समझ सकें कि खोल बनाने के लिए जो भी उपकरण चाहिए वह सब खरीदा जा चुका है। वह बस गोदाम में रखा है, जगह का इंतज़ार कर रहा है जब उसे खोला जाएगा और स्थापित किया जाएगा। एक बड़ी परीक्षण लाइन है, क्योंकि खोल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सारा सामान 100% प्रवेश नियंत्रण से गुजरता है। यानी हम सारा सामान रोशनी में देखकर जांचते हैं कि उसमें कोई दोष है या नहीं, और दुर्भाग्यवश किसी भी सामग्री में दोष होते ही हैं। यानी दोष वाले विशिष्ट स्थानों को तुरंत चिन्हित कर लिया जाता है, और जब कटाई की प्रक्रिया की जाती है तो हम कटाई इस विशेष तरीके से करते हैं कि इन दोषपूर्ण स्थानों से पूरी तरह बचा जा सके। अगर कोटिंग की गुणवत्ता या गैस पारगम्यता में कोई छोटी समस्या होती है तो उन्हें सीधे फेंका नहीं जाता, क्योंकि उनका आंतरिक स्ट्रक्चरल लेयर बिल्कुल ठीक होता है। वे पैड, सबस्ट्रेट्स या मुख्य खोल के ऊपर अतिरिक्त मजबूती के लिए वेल्डिंग कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब कुछ है। कपड़े की जांच के लिए उपकरण, बड़ा कटिंग टेबल, वेल्डिंग उपकरण, और मुझे लगता है कि सिलाई के लिए भी मशीनें खरीदी गई हैं ताकि सिलाई भी की जा सके। तो जैसे ही हमारे पास उपयुक्त जगह होगी जिसे हम इस्तेमाल कर सकें, हम खोलों का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास 1000 वर्ग मीटर की साफ जगह है और आप हमें वहां आने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया फ़ोन करें 8977। ऑफिशियली एरोनोवा पर ईमेल भेज सकते हैं, ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर आपने हमारी वेबसाइट नहीं देखी है तो मैं उसे टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, या फिर सीधे टेलीग्राम पर भी लिखकर भेज सकते हैं। मैं वहाँ हर जगह मौजूद हूँ। तो कुल मिलाकर क्या नतीजा निकलता है? हमें बाकी परियोजनाओं के बारे में भी बताना चाहिए, पर बेशक नोवाडू ही हमारी मुख्य प्राथमिकता है। वहाँ बहुत कुछ बताया जा सकता है। हमने तो वीकेडी को फिर से डिज़ाइन किया है। हमने निर्माण के लिए ठेकेदार भी ढूंढ लिया है। ठेकेदार तो तैयार बैठा है, कह रहा है चलिए निर्माण शुरू करें। वे तो कार्बन से बने कंपोजिट होंगे। हाँ, प्रोपेलर, खासकर पिछले वाले, सैकड़ों बार परीक्षण किए गए और शानदार ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं, चाहे वीकेडी के लिए हों या टेल थ्रस्टर। अब हम टेल थ्रस्टर के लिए इनका निर्माण शुरू कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिक मोटर प्रोपेलर को घुमाएगी, ये मूवेबल होगा, इसे दाएं बाएं थ्रस्ट की दिशा बदलने के लिए घुमाया जा सकेगा। इसका मैकेनिज्म डिज़ाइन कर लिया गया है, जल्द ही इसे प्रोडक्शन में भेज देंगे। मोटर इलेक्ट्रिक है, बाकी सारी इंस्टॉलेशन पहले ही खरीदी जा चुकी है। गोदाम में प्रोपेलर रखे हुए हैं, कल हमने दस्तखत किए और प्रोपेलर के निर्माण की शुरुआत कर दी है। यहाँ भी कार्बन फाइबर के प्रोपेलर हैं जो खास तौर पर स्टर्न थ्रस्टर इंस्टॉलेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और वहाँ एक काफ़ी दिलचस्प मैकेनिज्म है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर के टेल थ्रस्टर प्रोपेलर के बहुत करीब है, लगभग उसी विचारधारा पर बनाया गया है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव है। और आप किन अन्य प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं? हमें ये बताना चाहिए कि हमने नोवा 8 और नोवा 35 को छोड़ा नहीं है, हम उन पर भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, और इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य तैयारी हम कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास अपनी खुद की ओरिजिनल पावर यूनिट होगी, हमारे पास माइक्रो टरबाइन के लिए अलग डिज़ाइन ब्यूरो है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? चलिए, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पिछले वेबिनार में पहले ही बताया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं। मैं समय समय पे कहता रहा हूँ कि हमारे पास वहाँ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन विस्तार से नहीं बताया था क्योंकि ये एक जटिल उत्पाद है। उस समय ये समझ नहीं आ रहा था कि ये डिज़ाइन हो पाएगा या नहीं, लेकिन अब ये डिज़ाइन हो गया है। हाँ, क्योंकि यह ज़रूरी है कि सभी को समझ में आए कि आधुनिक डिरिजेबल्स में सभी में थ्रस्ट वेक्टर को घुमाने की क्षमता होती है, यानी हमें अपनी पावर यूनिट्स को घुमाना पड़ता है ताकि ऊपर की ओर थ्रस्ट मिल सके और हम वर्टिकल टेक ऑन ऑफ कर सकें। यह मैकेनिकल ट्रांसमिशन की एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हम वर्तमान में अपने नोवा 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर इंजन को भी घुमा सकते हैं अगर इंजन की ऑयल सिस्टम खुद घुमाव की अनुमति देती है। डिरिजेबल AU-30 पर, जिसे हमने 15 साल पहले बनाया था, उसमें चेक रिपब्लिक के इंजन लोम्प्रागोस्की लगे थे वो, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी ऑयल सिस्टम इस तरह से विशेष रूप से डिज़ाइन की गई थी कि वे लंबी अवधि तक वर्टिकल पोजीशन में काम कर सकते थे और उन्हें ऑयल की कोई भी कमी महसूस नहीं होती थी। लोम्प्रागा इंजन का उत्पादन बंद हो चुका है, यानी अब केवल कुछ बचे खुचे इंजन ही मिल सकते हैं, इसलिए उन पर पूरी तरह निर्भर रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए हमने नोवा 2 डिरिजेबल में एक इंजन की स्कीम अपनाई और एक इंजन से 2 विंटोकॉल्सिव इंजन तक काफ़ी जटिल घुमावदार ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। हमने पहले ही पूरी तरह से डिज़ाइनिंग का काम पूरा कर लिया है, अब हम निर्माण और परीक्षण के चरण में प्रवेश कर रहे हैं और यह नोवा 2 डिरिजेबल पर किया जाएगा। सबसे पहले हम इस पूरी पावर यूनिट को, जो एक साथ जोड़ी गई है, ज़मीन पर स्टैंड पर परीक्षण करेंगे। इसके बाद हम इसे नोवा 2 डिरिजेबल पर स्थापित करेंगे और उड़ान परीक्षण करेंगे। हमारे हिसाब से सब कुछ शानदार है। 2000 घन मीटर के डिरिजेबल के लिए लगभग 500 किलोग्राम की थ्रस्ट मिल रही है। ये बस उड़ना ही चाहिए। सब कुछ सरल, काफ़ी कॉम्पैक्ट और विचारधारा के दृष्टिकोण से भी सटीक बन रहा है, लेकिन बड़े डिरिजेबल्स पर ऐसे घुमावदार इंजन लगाना जिन्हें आसानी से घुमाया जा सके, हमें तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं लगता, और पावर बढ़ने के साथ मैकेनिकल ट्रांसमिशन में भी गंभीर समस्याएं आती हैं। इसीलिए हम अब हाइब्रिड पावर यूनिट पर अपना दांव लगा रहे हैं। डिरिजेबल नोवा 8 और नोवा 35 में हमारे पास एक विशेष एनर्जी यूनिट होगी जो डिरिजेबल का मुख्य दिल है, मूओस्टम। यह एक शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन है जो हाई स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर को निरंतर घुमाता है। यह भी एक अत्यंत अनूठा और प्रभावशाली उत्पाद है जो 40,000 RPM की तीव्र गति पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह एक अत्यधिक जटिल, तकनीकी और अनोखा उत्पाद है। 40,000 RPM पर 300 किलोवाट की भारी क्षमता मिलती है और इस पूरे जनरेटर का आकार भी काफ़ी ज़्यादा छोटा और सुगठित है। लेकिन इसका वजन केवल 15 या 20 किलोग्राम है और पूरी पावर यूनिट असेंबली 80 किलोग्राम से भी कम है। वैसे ये जनरेटर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हमने इन्हें चीन से मंगवाया था क्योंकि रूस में हमें ऐसे जनरेटर बिल्कुल भी नहीं मिले, यहाँ तक कि करीब करीब भी नहीं। ये जनरेटर बनकर तैयार हो गए हैं और इन्होंने पहले ही स्टेटर मोड में परीक्षण भी पास कर लिए हैं। उन्हें शुरू में स्टेटर के रूप में टरबाइन को घुमाना भी होता है। स्टेटर मोड में परीक्षण हो चुके हैं, अब जनरेटर मोड में परीक्षण शुरू हो रहे हैं। एक वीडियो भी है, मैं भेज सकता हूँ। और इसी के अनुसार तब हम प्रोपेलर को शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटरों की सहायता से घुमाएंगे, यानी इन इलेक्ट्रिक मोटरों का भी अब चयन कर लिया गया है और पूरी इलेक्ट्रिक पावर यूनिट की पूरी आंतरिक संरचना अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है। हम अपने इन महत्वपूर्ण नोवा 8 और नोवा 35 एयरशिप प्रोजेक्ट्स में आधुनिक हाइब्रिड पावर यूनिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
हमने तो शुरुआत में भी यह योजना तैयार की थी कि हम नोवा 2 एयरशिप को आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन तकनीक के साथ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम इसकी व्यवहार्यता की जांच कर सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम नोवा 2 को इस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के साथ बनाने से इनकार कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत मैकेनिकल ट्रांसमिशन वाली स्टैंडर्ड सिस्टम को बेहतर बनाने पर लगा रहे हैं। हालांकि हम भविष्य के लिए इसे भी नहीं भूल रहे हैं। खैर, हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पर अच्छा काम पहले से ही किया गया था। हाँ, वहाँ एकमात्र बात यह है कि जब हमने कंट्रोल यूनिट्स के निर्माण के लिए तकनीकी आवश्यकताओं का गठन किया, तो हमें यह समझ में आया कि ये यूनिट्स अपने आप में अनोखे हैं और इन्हें बनाना काफ़ी लंबा खींच सकता है। इसलिए पेट्रोल इंजन पर बनाना कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ है, जिसे पहले ही खरीदा जा चुका है और उसके लिए सब कुछ पहले से ही स्पष्ट और समझ में है। हम बस सबसे पहले उसे बना लेंगे और इस स्कीम को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। ये कहीं नहीं जाएगी, हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं, हमने इसे सिर्फ रोक कर रखा है। रोक कर रखा है, मैं कह रहा हूँ कि हमने बस ये तय किया है कि हम बिखरेंगे नहीं, ताकि ऐसा न हो कि 2026 में हम नई दो पर नहीं उड़ पाए। हम एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और निश्चित रूप से 26वें साल में उड़ान भरेंगे। हालांकि गणनाएं दिखाती हैं। देखिए, हमारे पास मैक्सिम हैं, जो मुख्य डिज़ाइनर हैं। वे ऑफिस में दौड़ते रहते हैं और बार बार कहते हैं, अरे हम तो वही टेल रडर उसी प्रोपेलर के साथ उन्हीं इंजनों पे लगा सकते हैं, बस चारों को गोंडोलों पे लगा दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहते हैं प्रोपेलरों पर थ्रस्ट अच्छा है, पावर भी काफ़ी है। ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन मुझे ऐसी जटिल प्रणालियाँ पसंद नहीं हैं जब चीज़ें सरल और तार्किक होनी चाहिए। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि यह न्यूनतम हो, क्योंकि जब 2 प्रोपेलर से आसानी से काम चल सकता है, तो 4 प्रोपेलर वाली प्रणाली बनाना भी मुझे पूरी तरह गलत लगता है। इसलिए नोवा 8 जैसे ही हमारे पास हाइब्रिड पावर सिस्टम और सबसे महत्वपूर्ण उसका दिल उसकी पावर यूनिट आ जाएगी कि क्योंकि बाकी चीज़ें तो कमोबेश समझ में आती हैं कि उन्हें कैसे बनाना है। 35 कहा जा सकता है कि नोवा 8 पहले से ही काफ़ी हद तक तैयार होने के करीब है और उसी तरह नोवा 35 भी। नोवा 35 पर भी हमने काम शुरू कर दिया है और सबसे पहले हमने उसका सख्त ढांचा डिज़ाइन करना शुरू किया। जब हम इसे इस 3D मॉडल में तैयार कर रहे थे, तो हमें यह समझ में आया कि ऐसे सवाल अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ समझ में नहीं आता और इसलिए यह फैसला लिया गया। ये फैसला तो सचमुच इसी साल सितंबर में लिया गया था कि क्यों ना हम नोवा 35 का 1:20 स्केल मॉडल बना लें, ताकि हम अपने हाथों से देख सकें, महसूस कर सकें कि यह सख्त ढांचा कैसा है। हमारे वेबिनार के ध्यान से देखने वाले दर्शक कह सकते हैं, आप तो मॉडल बनाने की बात पिछले साल की पतझड़ में ही कर रहे थे। नहीं, अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वसंत में। हाँ, था। वो हमने कहा था कि हम मॉडल बनाएँगे, लेकिन तब वह 1:20 स्केल में नहीं थी, थोड़ी अलग थी। ठीक-ठीक 1:20 स्केल वाली बात तो सितंबर में तय हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि सितंबर 25 को हमने तय किया कि हम बनाएँगे। वैसे हमने काम का बोझ थोड़ा कम आँका था। मैं तो सोच रहा था कि इसे 2 महीने में बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो अभी-अभी तैयार हुई है, यानी अभी हमारे ऑफ़िस में है, ऑफ़िस में मॉडल रखी है और इंटरनेट पर भी इसकी जानकारी फैल गई है और बहुतों के मन में सवाल है कि क्या समझा, क्या टेस्ट किया और क्या ये टिकेगी अगर इसे बिना स्टेपल के फर्श पर रखकर चलाया जाए? नहीं, भला हम इस विशेष मॉडल के साथ ऐसा क्यों करेंगे? आखिरकार हाँ, हमने बहुत कुछ समझा है। तरीका और ख़ासकर असेंबली की बारीक तकनीक के बारे में, असेंबली की तकनीक और डिमाउंटिंग की तकनीक के बारे में, क्योंकि ये सब बहुत ही अत्यधिक कठिन और मेहनत वाले काम निकले और हम तो असेंबली की प्रक्रिया के दौरान भी कई तरीकों को बदलते रहे और अब यूँ कहें तो ये समझ कि 35,000 क्यूबिक मीटर के ऐसे बड़े डायरेजिबल का मजबूत ढांचा कैसे बनाया जा सकता है, वह अब कहीं अधिक है। सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, इसके लिए इस ढांचे की अगली डिज़ाइनिंग इटरेशन शुरू करनी होगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो अवधारणा चुनी गई है, उसमें भी हम वज़न के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी वज़न ही आर्थिक दक्षता है। तो इसमें और उन डायरेजिबलों में क्या फ़र्क है जो जर्मनों ने 100 साल पहले बनाए थे, या फिर उस डायरेजिबल से जिसे अभी हाल ही में सर्गेई ब्रिन ने बनाया है, उदाहरण के लिए? सर्गेई ब्रिन वाला मुझे थोड़ा बहुत पता है कि वह कैसा दिखता है। मैंने तो उसे हैंगर में भी देखा है। ऐसा एक समय था जब मैं कैलिफ़ोर्निया में था और मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया था। मैं हैंगर में था जब मैं बस वहाँ जाने की तैयारी कर रहा था और मैंने इस डायरेजिबल के मुख्य डिज़ाइनर एलन वेस्टन से बातचीत की थी।
मेरी नज़र में इसके ढांचे की बनावट बहुत व्यावहारिक नहीं है। उसमें कई मौलिक विचार हैं, लेकिन मेरी राय में वह कुछ ज़्यादा भारी हो गया है। लगभग उसी आकार में हम नोवा 35 डायरेजेबल बनाने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि ब्रिन का डायरेजेबल है। अभी यह दिखाता है कि हम इस फ्रेम को आसानी से लगभग 2 टन के वज़न में समेट सकते हैं। यानी 120 मीटर लंबाई और मिडिल में 24 मीटर व्यास वाले इस एयरशिप के कार्बन फाइबर फ्रेम को, जिसमें 12 मजबूत स्ट्रिंगर हैं, हम 2 टन में समेट सकते हैं, या शायद यह 1 टन से थोड़ा सा ही ज़्यादा हो सकता है। और मैं तो यह भी सोचता हूँ कि ऐसे एयरशिप की पूरी संरचना को 10 टन में समेटा जा सकता है। यानी अगर 35,000 घन मीटर यह एयरशिप का कुल आयतन है, जिसमें लगभग 30,000 घन मीटर गैस का आयतन है, तो हमारे पास 30 टन गैस का आयतन है और पूरी संरचना को हम 10 टन में समेट रहे हैं। लेकिन यह अंतिम नहीं है, क्योंकि अभी तक सब कुछ पूरी तरह से गणना नहीं किया गया है, सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी लगभग 20 टन कह सकते हैं वाणिज्यिक माल और ईंधन के लिए बचता है। और तब या तो हम 10 टन लेते हैं और उसे 5 से 6,000 किलोमीटर तक ले जाते हैं, या फिर हम 20 टन लेते हैं, वही 20 टन, लेकिन अधिक भार के कारण हम उसमें 3 से 4 टन और ईंधन जोड़ते हैं और उसे 2,000 किलोमीटर या 1,000 किलोमीटर तक ले जाते हैं। यानी डिरिजेबल अब एक कामकाजी घोड़ा होगा, यह एक असली परिवहन डिरिजेबल होगा, क्योंकि दुनिया में 20 टन के मालवाहक विमान बहुत हैं, वे काम करते हैं, वे पैसे कमाते हैं। यह अब एक वास्तविक परिवहन डिरिजेबल है। अगर नोवा 2 फिर भी ज़्यादातर विज्ञापन, हवाई निगरानी, वीआईपी पर्यटन के लिए है, और नोवा 8 फिर भी मेरी राय में 19 सीटर कोई टूरिस्टिक मशीन है जो अवलोकन उड़ानों के लिए है, जैसे कि जेपेलिन एनटी। बस यह यूं कहें तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, क्योंकि यह हल्का है, निर्माण में सस्ता है और इसलिए अधिक मांग में हो सकता है। तो नोवा 35 ही एक असली कामकाजी घोड़ा है। यह एक मालवाहक डिरिजेबल है जो मालवाहक लाइनों पर उड़ सकता है और माल ढो सकता है। निरंतर कार्य करते रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे दुबई के नतीजों के बाद परिवहन कंपनियों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की ओर से काफ़ी अत्यधिक गहरी रुचि दिखाई गई थी। हम निरंतर उनके संपर्क में बने हुए हैं और विस्तार से विचार करेंगे कि ऐसे यंत्र के माध्यम से एक आधुनिक परिवहन नेटवर्क कैसे बनाया जा सकता है। विताली इवानोविच, क्या तुम यहाँ बैठे बोर हो रहे हो? और हम तो उत्पादन की इस प्रक्रिया के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मेरे पास तो थे, बस मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता था। आप कह रहे हैं 2 प्रोपेलर वाली स्कीम है, हमारे पास वहाँ पेट्रोल इंजन है जो गोंडोला में लगा है, तो मैं तुरंत ही विताली इवानोविच से पूछना चाहता था, क्या गोंडोला में आखिरकार शोर बहुत होगा? और हम वहाँ ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? इंजन, जिसका मतलब है कि प्रोपेलर रिंग के भीतर है, वह निश्चित रूप से थोड़ा कम शोर करता है, लेकिन फिर भी शोर तो बना ही रहेगा। लेकिन हम, जैसा कि कहा जाता है, उस समस्या से निपटने के लिए शोर अवशोषित करने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे। यानी गोंडोला नोवा 2 की इस संरचना में बुनियादी रूप से अवांछित शोर को अवशोषित करने वाली अवधारणा को शामिल किया गया था। तो अब हम यह कोशिश करेंगे कि इसे निष्ठा और सावधानी के साथ लागू करें। यह नया एयरशिप मॉडल 8 भी गोंडोला के साथ होगा। वहाँ गोंडोले बिल्कुल अलग अलग होंगे। वहाँ गोंडोला में हमारे पास 2 शक्तिशाली पावर यूनिट्स होंगी जो पिछली स्टैंड के काफ़ी करीब रखी जाएंगी। यानी गोंडोला पूरी तरह से केवल पैसेंजर के लिए ही होगी, वहाँ कोई भी शोर पैदा करने वाला स्रोत नहीं होगा। प्रोपेलर शेल पर लगे हैं, पावर यूनिट काफ़ी पीछे की ओर स्थित है, और गोंडोला बहुत बड़ी, विशाल, साफ, उजली और शानदार बड़ी खिड़कियों से सुसज्जित है। यानी आप बस उड़ें, देखें और शानदार आनंद लें। ये सब कुछ विशेष रूप से आपके लिए, यात्री के लिए है। लेकिन यह नया 35 पहले से ही एक अत्यंत कठोर और शक्तिशाली यंत्र है, और इसमें अब सब कुछ मुख्य बॉडी में ही इंटीग्रेट किया जा सकता है। विताली लवोविच, अब हम वह 120 मीटर वाला ढांचा कैसे बनाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमें इस पर गहनता से विचार करना होगा, और हाँ, हमें उन्नत प्रौद्योगिकियों के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। नहीं, वहाँ अभी भी बहुत सारी तकनीकी चुनौतियाँ हैं। अभी तक यूँ कहें तो ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। हाँ, एक मोटी-मोटी अवधारणा बन गई है, लेकिन इसे कैसे बनाया जाए, ये बिल्कुल भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि कहते हैं, वहाँ विकल्पों की भरमार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम गहनता को कम करना होगा, क्योंकि असेंबली की श्रम गहनता सीधे तौर पर ऐसे उपकरण की लागत को प्रभावित करती है। जितने कम मानव घंटे हम असेंबली में लगाते हैं, उतना ही यह उपकरण सस्ता बनता है। क्योंकि मानव श्रम की लागत मूल सामग्रियों की लागत से भी अधिक हो जाती है, या कम से कम बराबर, लेकिन अक्सर अधिक ही होती है।
तो हमें अभी और सोचना है, सोचना है और सोचना है। हाँ, ग्राहक जल्दी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमने तो वर्ष 2020 से 25 के बीच कई गंभीर प्रोत्साहन प्राप्त किए हैं, जो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये मुख्य रूप से ग्राहकों की ओर से मांग है, खासकर हमारे आंतरिक रूसी ग्राहकों की। जैसे हम याकूतिया गए थे, वहाँ 3 टन के भारी मालवाहक ड्रोन की स्पष्ट मांग है, जिसमें U8 का संशोधित संस्करण और 30 तथा 60 वाले मॉडल इस्तेमाल हो सकते हैं। वहाँ छोटे 10 से 20 वाले मॉडल की कोई मांग नहीं थी। देखिए, सीधे 30 टन के लिए सख्त ढांचा बनाना थोड़ा डरावना है, इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। इसी वजह से 120 मीटर लंबाई, 23,000 घन मीटर वॉल्यूम और अधिकतम 20 टन भार क्षमता वाले यान का आकार चुना गया। मुझे लगता है कि 20 टन एक काफ़ी अच्छी भार क्षमता है, लेकिन हमें अंतिम उपभोक्ताओं से बात करनी चाहिए। सिद्धांत रूप में, अगर हम ढांचे को एरोप्लेन के करीब मॉडिफाई करें और टेकोनफ की समस्याओं को हल कर लें, तो 35,000 की इस आकार में भी 30 टन माल के साथ उड़ान भरी जा सकती है। आइए हम आगे की बातों में न भागें। आइए देखें कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, मैं बस याद कर रहा हूँ कि और क्या था जो ग्राहकों से जुड़ा था। और मॉनिटरिंग एयरशिप्स पर हमारे यहाँ अब भी गंभीर काम चल रहे हैं। वहाँ लगातार हवा में बने रहना अत्यंत आवश्यक है और दिन में केवल एक ही बार न्यूनतम लैंडिंग करनी होती है। वहाँ 7 उपकरणों के लिए एक प्रोजेक्ट है। इसका आकार नोवा 2 से थोड़ा अधिक बड़ा है। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। हम किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लगभग सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम बन गई है और अब कहा जा सकता है कि वह काफ़ी मजबूत हो चुकी है। शायद कार्यों के विस्तार के लिए टीम को और बढ़ाना पड़े, लेकिन हमारे पास वे मुख्य विशेषज्ञ इंजीनियर हैं जो डिज़ाइनिंग करते हैं। यानी जब हम नोवा 2 बनाएंगे, तो यह टीम और भी अधिक शक्तिशाली और एकजुट हो जाएगी। यानी कह सकते हैं, सारी बुनियादें पूरी तरह तैयार हो जाएंगी। अगर आगे और भी काम आएंगे, तो बस इन बुनियादों के चारों ओर मांस जोड़ना होगा। अगर रूपक में कहें तो हाल ही में हमारे यहाँ फिर से योजनाओं की समीक्षा हुई और बोरिस अलेक्जेंद्रोविच इवचेंको ने कहा, हमारे पास यह नहीं है, हमारे पास वह नहीं है, लेकिन असल में एक बात है, कंपनी में कई प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना पड़ता है। डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया, आपसी तालमेल की प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, नियमावली, मानक, आपसी सहयोग के मॉडल, बिजनेस प्रक्रियाएं और अन्य बहुत कुछ, और ये सब कागज़ पर उतारना पड़ता है। और कई सवाल सामने आए। आखिरकार हम उपकरणों और कंपनी की लाइसेंसिंग के प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और फिर बोरिस अलेक्जेंद्रोविच चिल्ला रहे हैं और परेशान हैं, हमारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, यह करना ज़रूरी है, हम समय पर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा, बोरिस अनातोलिएविच, पिछली कंपनी में जहां आपने राज्य बनाया, उस घड़ी की तरह काम करने वाली टीम को बनाने में कितने साल लगे? वह थोड़ी देर रुके। अगले 10 सालों में। हाँ, हम तो इससे भी कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सारे लोग खास हैं, हर कोई अपनी तरह का है, आपसी तालमेल बनता है, बहसें होती हैं। सब कुछ वैसे ही है जैसे आम लोगों में होता है। हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। तो गिरिनादी जी, क्या आपके मन में कोई सवाल है? हाँ, कुछ सवाल हैं। मैं अभी भी आपके साथ ही हूँ दोस्तों। मैं यहाँ आपका बैकग्राउंड वॉइस बनूँगा। सवाल ज़्यादा नहीं है। शायद आज वर्किंग डे है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल हैं, मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊँगा। पहला सवाल, मिडेल क्षेत्र की पाल क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप चाहें, और अन्य ऊर्जा दक्षता या पवन भार की क्षतिपूर्ति के बारे में। डिरिजेबल्स के इतने विशाल और बहुत बड़े आकार के होने के बावजूद, अगर हम उदाहरण के लिए इस विशेष मॉडल को लें जो अभी यहाँ हमारे सामने रखा हुआ है, तो बहुत से लोगों के लिए वास्तव में यह बहुत बड़ी हैरानी की बात होती है कि जब यह विशालकाय डिरिजेबल आकाश में उड़ता है और अपनी धुरी के साथ चलते हुए तेज़ हवा के झोंकों से टकराता है, तो अगर हम इसकी पूरी संरचना को एक चपटी प्लेट के आकार में बदल कर ले आएं, जो प्लेट हवा के प्रवाह के विपरीत रखी हो और जिसका प्रतिरोध लगभग उतना ही हो जितना इस तरह के ढांचे का होता है, तो वह प्लेट बहुत छोटी दिखाई देगी। यानी एरोडायनामिक सिगार के आकार वाले ढांचे की खासियत यह है कि उनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो एक बार फिर से विस्तार से समझते हैं। अगर आप एक प्लेट बनाएं, गोल प्लेट बिल्कुल सपाट, और दो प्लेटों को एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखें, तो वह ज़्यादा प्रतिरोध करेगी। नहीं, ऐसी प्लेट चुनें जिसका प्रतिरोध इस ढांचे के बिल्कुल बराबर हो, तो उस प्लेट का वास्तविक आकार इस मिडशिप के व्यास से कहीं ज़्यादा छोटा और सीमित होगा। कितना छोटा? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मोटे तौर पर लगभग 20 से 25 गुना छोटा। हाँ, ये तो गंभीर बात है। इसीलिए सिगार के आकार वाले ढांचे वायुगतिकी के लिहाज से बहुत ही प्रभावी होते हैं।
आगे बात यह है कि कभी भी हवा को साइड से ना आने दें, जैसे जहाज करते हैं। वे लहरों के समय कभी भी आड़ा नहीं खड़े होते, हमेशा लहर की दिशा में आगे की ओर रहते हैं। वैसे ही एयरशिप को भी हवा के सामने अपनी नाक रखनी चाहिए। इसीलिए ज़मीन पर यह हवा के साथ घूमता है, उड़ान में यह उड़ता है और तदनुसार हमेशा इसकी धुरी के साथ हवा बहती रहती। वैसे हाँ, हवा, भार आदि के बारे में बात करते हुए एक अच्छा वीडियो है जो अभी इस विषय से जुड़ा है। मैं उसे टेलीग्राम में हमारे चैट में भेज दूंगा, जिसका नाम दूसरा चरण है। जल्द ही इसका नाम तीसरा चरण हो जाएगा, तो लगता है कि नाम बदलने का समय आ गया है। वहाँ तकनीक ज़मीन पर खड़ी है, वहाँ लाया गया एरोस्टेट है। आपको याद है किस मात्रा का था? आपने हाल ही में वीडियो नहीं देखा, ये व्लादिमीर अलेक्सेविच कोपालोव का है। वो ऐसी बर्फीली आंधी में खड़ा है कि वहाँ पेड़ झुक रहे हैं, टेंट उड़ रहे हैं। ये माप 1200 घन मीटर होता है। हाँ, वहाँ एकदम ठोस चीज़ खड़ी है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसी बात से जुड़ा है कि हमसे सब लोग हवा के बारे में पूछते हैं कि किन परिस्थितियों में इसे ज़मीन पर इस्तेमाल किया जा सकता है, हवा में और इसी तरह आगे। यहाँ वादिम वासिल्येविच कहते हैं टेकन ऑफ लैंडिंग और ज़मीन पर रखने के लिए काफ़ी गंभीर आंकड़ा है और यकीन करना मुश्किल है। वहाँ तो खुद भी ऐसी हवा में हमेशा खड़े नहीं रह सकते। और यहाँ अचानक से एक आर्काइव वीडियो भी है, मैं अभी आपको भेजता हूँ, आप भी देख लीजिए। नहीं, यह तकनीक खास है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ऐसा विकल्प नहीं अपनाना चाहिए। सबसे पहले हमें यह नहीं होने देना चाहिए कि हमारे आवरण में दबाव कम हो जाए, क्योंकि जब तक आवरण फुला हुआ है, जब तक वह अपनी आकृति बनाए रखता है, जब तक अंदर दबाव है, तब तक एरोडायनामिक्स शानदार रहती है। अगर हम अचानक दबाव खो देते हैं तो अंदर गड्ढे बन जाते हैं, एरोडायनामिक बल कई गुना, यहाँ तक कि 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। ऐसा होने नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, हमें हवा के सामने साइड में खड़े नहीं होना चाहिए। मतलब हमें लगातार प्रतिक्रिया करनी चाहिए, हवा के साथ दिशा बदलनी चाहिए। इसलिए सभी पकड़ने वाले उपकरण, चाहे वह डिरिजिबल हों या बंधे हुए एरोस्टेट, इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि डिरिजिबल हवा के साथ दिशा बदल सके और नाक हवा की ओर रखे। तब सब ठीक रहेगा। अगला सवाल, जिसका आंशिक रूप से पहले ही जवाब दिया जा चुका है, लेकिन मैं इसे दोहराता हूँ। मुझे उन संपर्कों के बारे में जानकारी चाहिए जो दुबई की प्रदर्शनी में मिले थे। क्या आपने किसी के साथ सहयोग शुरू किया है? क्या वे रूस आने वाले हैं और ऑर्डरों की स्थिति क्या है? क्या इन नए संपर्कों से कोई निवेश मिला है या नहीं? यहाँ पर काफ़ी सारे संपर्क हैं और वे सभी विभिन्न अलग-अलग चरणों में हैं। सबसे हॉट संपर्क, यूँ कहें, वह व्यक्ति पहले ही आ चुका है। वह रूसी निकला, दुबई में उससे मुलाकात हुई थी, वह पास आया और वह एकदम स्पष्ट समस्या लेकर आया था। उसके पास एक समस्या है और उसने उसे हल करने के लिए कहा और वह आ चुका है। हम पहले ही बात कर चुके हैं और हम इस पर रुके कि अब हम तकनीकी नहीं, हम अब इस उपकरण की वाणिज्यिकता, यानी ये काम कितने में होगा, इसका हिसाब लगा रहे हैं। और नए साल के बाद जनवरी में हम उसे अंतिम रूप से ये कीमत बताएंगे। पहले ही हमने उसे एक अनुमानित कीमत बता दी थी। सिद्धांततः वह इन सीमाओं में काम करने को तैयार है, लेकिन हमें इसे विस्तार से देखना होगा। तो विस्तार से देखना क्या होता है? हमें अपने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉल करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ पुर्जे हैं जिनकी कीमतें बदलती रहती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, कुछ कंपनियां बाजार से चली जाती हैं, कुछ नई आती हैं और हमें सभी पुर्जों का डाटाबेस अपडेट करना होगा। तभी हम इस उपकरण की वास्तविक लागत समझ पाएंगे। हम नए साल के बाद मिलते हैं, कीमत बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और फिर ये काम शुरू हो जाता है। कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, कह सकते हैं कि वे उतने ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन उनमें भी काफ़ी रुचि है। दुबई से लौटने के बाद हमने पत्र लिखे, विचारों का विस्तार से आदान-प्रदान किया और अब उनके अगले कदम का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने रुचि दिखाई, हमने उस रुचि पर प्रतिक्रिया दी। हमने उन्हें अपनी क्षमताओं के बारे में विस्तार से लिखा और कुछ सवाल भी पूछे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सब किस ओर जाता है। बिल्कुल, हम इन संपर्कों को नहीं छोड़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कॉल भी करेंगे, शायद मिलेंगे भी। कुछ संभावित निवेशक भी थे जो बस हमारी थीम में रुचि रखते थे, निवेश करना चाहते थे, उनके साथ भी काम करना ज़रूरी है। लेकिन ये ज़्यादा फ्योडर सर्गेइविच और हमारे नेतृत्व से जुड़ा है। आखिरकार ये मेरे और विताली इवानोविच जैसे तकनीकी लोगों का काम नहीं है। हम इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। हाँ, अगर सवाल का जवाब दें कि क्या निवेश हुए, तो व्यक्तिगत खातों के माध्यम से वास्तव में ट्रैक नहीं किया। आंकड़े देखे जा सकते हैं। हमने वहाँ खास तौर पर चिह्नित की गई महत्वपूर्ण चीज़ें बांटी थीं। ये बात हम पाशा से विस्तार में पूछ लेंगे। और रूसी कंपनियों के भीतर सीधे तौर पर कोई निवेश नहीं हुए थे। अगर कोई निवेश करने के इच्छुक हैं, तो हम उनके साथ अभी खुद की प्रणालियों और तंत्र पर काम कर रहे हैं और वे लोग विदेशी बिल्कुल नहीं हैं। विभिन्न देशों की उन जगहों पर संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जहां से वे निवेशक स्वयं मूल रूप से आते हैं। वे सभी फिलहाल रुके हुए हैं
क्योंकि सभी अच्छी तरह समझते हैं कि प्रदर्शनी खत्म हो गई है, क्रिसमस और नया साल आ गया है, लोगों की रुचि बनी हुई है, उनसे संपर्क है, लेकिन ये भी बड़े और जटिल प्रोजेक्ट हैं। सब कुछ अगले साल की योजना में चला गया है। हमें हाँ पहले यहाँ करना होगा, जैसा कि मैंने वहाँ सभी से कहा था, और आपको भी एक बार फिर दोहराता हूँ, शायद पहले भी बताया है कि किसी को भी कुछ वादा करना जब तक खुद को साबित न कर लें और अपने हाथों से न देख लें कि वह चीज़ वाकई है, ये मूर्खता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम खोलयुक्त उत्पादन शुरू करेंगे, नई दूसरी लाइन लगाएंगे, आगे बढ़ने का मतलब है। इस बारे में पहले से जितना चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पहले खुद कूदें। एरोनॉट टीम की महिला प्रशंसकों की ओर से हमारे पास आपके लिए एक और सवाल है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। जब हमने आपको फ्योडर गोल चश्मों में पहली बार एयरशिप्स पर वीडियो की थंबनेल में देखा तो पहली नज़र में प्यार हो गया। सच्चा स्टीम पंक। क्या आप अभी भी गोल चश्मे पहनते हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? क्या मजाक कर रहे हो क्या? अगर पूछना है तो फ्योडर शादीशुदा हैं, वो कभी-कभी गोल चश्मे पहनते हैं। नज़र ठीक हो गई है। असल में मैंने वो चश्मे करीब 8 साल पहले खरीदे थे, या शायद उससे भी ज़्यादा, शायद 10 साल, और तब से मेरी नज़र बेहतर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा। चश्मा सिर्फ तब पहनता हूँ जब तनाव होता है या कुछ ऐसा ही हो जाता है, तब पहन लेता हूँ। तो निश्चित रूप से सीखने के लिए और भी कुछ बेहतरीन शब्द हैं। लिखा है कि वे पूरी एरोनोवा टीम से बहुत प्रभावित हैं। हम पूरा परिवार मिलकर समर्थन करते हैं। हम आपको स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले नए साल की बधाई देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सवाल है स्लावियांका पर इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में, क्या उन्हें इस्तेमाल करने की योजना है? हाँ, हमने कई बार जवाब दिया है, बिल्कुल, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और दिमित्री सानिच ने भी कहा था। जैसे ही आप तकनीकी कार्य का विवरण तैयार कर लें और उसे स्पष्ट रूप से लिख लें, हमें भेज दें। जैसे ही हम नोगा 8 के लिए तकनीकी कार्य तैयार करेंगे, हम भेज देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि वे फिर भी कमोबेश उपलब्ध हैं। इसलिए सारी ताकतें उस ऊर्जा इकाई पर हैं जो एयरशिप को बिजली उपलब्ध कराएगी। और जैसे ही ऊर्जा इकाई की स्थिति स्पष्ट होगी, हम पंखों को घुमाने वाले प्रणोदकों और उन्हें चलाने वाले तंत्र पर ध्यान देंगे। तो एक सवाल है अलेक्जेंडर से। नमस्कार, आप पायलटों की ट्रेनिंग के लिए भर्ती कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? मैं एक निवेशक के रूप में और हेलीकॉप्टर पायलट भी हूँ, इसमें रुचि रखता हूँ। मैं लंबे समय से एयरशिप का पायलट बनने का सपना देख रहा हूँ क्योंकि वे कहीं अधिक सुरक्षित हैं। इस विषय पे कुछ खबरें हैं। जब हमने शुरुआत में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तब हमारे साथ सर्गेई बोल्दिरिएव थे। उन्होंने कहा था, हाँ, हमारे पास एक स्कूल है, सब कुछ जल्दी हो जाएगा, सब कुछ शानदार होगा। कुल मिलाकर हमने इस रास्ते से कभी भी विचलन नहीं किया, और इस साल हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्तुत किया है, और वहाँ बहुत लंबी चुप्पी, कोई जवाब नहीं, कोई खबर नहीं, कुल मिलाकर कुछ भी नहीं। इसके पश्चात समय के साथ कुछ ऐसी विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हुईं, जिनके दौरान इन प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को हमारे मुख्य विषय से संबंधित नहीं, बल्कि एक अन्य सहायक विषय पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्तार पूर्वक काफ़ी कड़ी फटकार लगाई गई थी। शायद इतनी तीखी फटकार लगाई गई थी कि बात हमारे तक भी पहुंच गई। सर्गेई को फ़ोन आया और बहुत सारी बातें जानने की कोशिश शुरू हो गई। यह कार्यक्रम क्या है, कौन इसे लागू कर रहा है, कौन वित्त पोषण कर रहा है, सरकार में कौन समर्थन कर रहा है। कुल मिलाकर ढेर सारे सवाल पूछे जाने लगे। उसने उन सभी सवालों के जवाब खुद दिए, जवाब देता रहा, और अंत में सब कुछ तय हो गया। कार्यक्रम को लेकर सब कुछ स्पष्ट है। अब वहाँ कार्यक्रम या पायलटों की ट्रेनिंग में उतनी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि असल में बात यह है कि उसे विचार के लिए और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था, और समग्र रूप से इस क्षेत्र में हमारी क्या योजना है, आगे कैसे बढ़ना है, कौन कौन से उपकरण होंगे, कब होंगे, किस वर्ष में होंगे, और अब नए साल के बाद, छुट्टियों के बाद हमारी एक कार्य बैठक निर्धारित है। कुल मिलाकर वहाँ लोग स्थिति को समझना चाहते हैं, तो कार्यक्रम स्वीकृति के लिए है, हमारी तरफ से सब कुछ कर दिया गया है। ठीक है, अभी सब कुछ नहीं हुआ है, अभी एयरशिप की कमी है जिसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो शायद अगले साल हम ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके उन्हें कुछ सिखा पाएंगे, इसकी संभावना कम है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप एयरशिप के बाहरी पायलट के रूप में प्रशिक्षण ले सकते हैं। हमारे पास भी अभी एक आवेदन लंबित है। फरवरी के लिए बाहरी पायलटों का प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बनाई गई है। छोटी एयरशिप्स के लिए फिलहाल कम से कम ऐसे ही, लेकिन अब आप मोटे तौर पर कहें तो अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ, ये सशुल्क है, वहाँ जाना आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये एक अवसर है, और हमारे लिए भी अच्छा होगा अगर हमारे उन 2 लोगों के अलावा जिन्हें हम प्रशिक्षित करने जा रहे हैं, कोई और भी यह काम करना जानता हो
और उसके पास इसे संचालित करने के लिए आधिकारिक अनुमति भी हो। और अगर बात करें विशेष रूप से एयरशिप उड़ाने की, तो अगर हम अगले साल इस कार्यक्रम को मंजूरी देते हैं और एयरशिप उड़ान भरता है, तो निश्चित रूप से शुरुआत में वहाँ परीक्षण पायलट ही उड़ान भरेंगे। लेकिन जब एकल नमूने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो वहाँ 27वें साल में मुझे लगता है आप खुद बैठकर और स्वतंत्र रूप से उड़ान भर सकते हैं। यानी हाँ, 26वें साल में आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। और तुरंत सवाल उठता है, रिज्यूमे और आवेदन कहाँ भेजें? इच्छुक लोगों की संख्या पहले से ही काफ़ी है। वैसे यह एक बहुत गंभीर सवाल है। लोग पूछते हैं, मैं एयरशिप का पायलट बनना चाहता हूँ। हम कहते हैं, हम बिना पायलट वाले बेस पिलोटनी एयरशिप बना रहे हैं। वे कहते हैं, हम भी बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, यह भी होगा। तो बाद में बिना पायलट वाले वेरिएंट की भी योजना है। बिल्कुल है, ज़रूर होगा। हाँ, आवेदन कहाँ भेजना है? फिर से officialeronova.team पर भेजें। जेन, अगर संभव हो तो बस ईमेल आईडी भेज दो, या वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। हाँ, पर इंतज़ार करना होगा जब तक कि यह अभी के लिए हाँ, अभी ये सब हमारे लिए सिर्फ औपचारिकता है। हम सूची बना सकते हैं क्योंकि इच्छुक लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वैसे ये काम खुद सर्गेई बोल्दिरेव को सौंपना चाहिए। वह अपनी ही स्कूल के माध्यम से प्रशिक्षण देगा। ये आप ही उसके भविष्य के ग्राहक हैं, सज्जनों। बिल्कुल सही। मैंने एकमात्र विंडो ढूंढी है जिसमें आवेदन भेजे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो चलिए, अब हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या आप विदेशी देशों में भी पेटेंट करवाने की योजना बना रहे हैं? ये सवाल निश्चित रूप से दिलचस्प है। ये सवाल समय समय पर उठता रहता है। हम इस पर सोचना शुरू करते हैं, इस पर विचार करते हैं। अभी तक समय नहीं मिला, यूं कहें तो। हमारे पास पेटेंट कराने के लिए चीज़ें हैं और ये भी समझ है कि क्या पेटेंट कराना चाहिए। इस मुद्दे पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमारा काम का शेड्यूल बहुत ही व्यस्त है। हमने अपनी सारी ताकत इस पर लगा दी है कि जितनी जल्दी हो सके उत्पादन शुरू किया जाए, ताकि सभी इंजीनियर अपना इंजीनियरिंग उत्पाद जल्द से जल्द तैयार कर सकें, ताकि विटाली ल्वोविच और व्लादिमीर अलेक्सीयेविच, जो हमारे यहाँ शेल्स के उत्पादन का काम संभालेंगे, ताकि वे अपना उत्पादन कार्य सुचारू रूप से शुरू कर सकें और हम डिरिजेबल को पूरी तरह असेंबल करके वर्ष 2026 की शरद ऋतु में अपनी पहली उड़ान भर सकें। बिप जैसे ही हमारे कुशल इंजीनियरों के दिमाग और हाथ थोड़े और खाली होने लगेंगे, हम निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के जटिल मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, लेकिन उनके खाली होने की योजना नहीं है क्योंकि हम कड़ी कमी में हैं। वहाँ पायलटेड वर्जन, नया आर्ट और ढेर सारी अन्य चीज़ें भी हैं। हमें अपनी टीम का विस्तार काफ़ी बड़े स्तर पर करना है। अगर अभी हमारी टीम दोगुनी हो जाए तो हमें वाकई बहुत मदद मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल बजट में ये संभव नहीं है। फिर भी हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ मेरी समझ में प्रक्रिया थोड़ी अलग है। विदेश में कुछ पेटेंट कराने से पहले आपको पहले अपने देश में ही यह करना होता है। यानी सबसे पहले तो ये सस्ता है, बस हमारे पास लोगों की कमी है। इसका पेटेंट कराना अनिवार्य नहीं है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आप किसी विदेशी कंपनी के नाम पर पेटेंट करा सकते हैं, फिर रूस में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप रूस से आवेदन करते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रक्रिया ऐसी ही है। अगला सवाल, शेल की सर्विस लाइफ कितनी है और कितने समय बाद इसे बदलने की आवश्यकता होती है? ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण सवाल मुख्य रूप से उस सामग्री पर निर्भर करता है जिसका उपयोग किया जाएगा। उन विशिष्ट पॉलीमर कोटिंग्स पर जो शेल के निर्माण के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की गई हैं। यदि यह पूरी तरह से बनी पॉलीयूरीथेन की एक बाहरी शेल है, तो आमतौर पर हम इसकी वैधता 5 साल ही लिखते थे। लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में जो असली एयरशिप्स हैं, जो सफलतापूर्वक अपनी उड़ान भर चुके हैं, वे 10 साल और कभी-कभी उससे भी अधिक समय तक चले हैं। सारा सवाल ये है कि वह कितनी देर तक सूरज के संपर्क में रही। अगर वह ज़्यादातर समय हैंगर में रही, तो हम शुरू में शेल के लिए 5 साल की अवधि देते थे, लेकिन फिर हर साल उसकी सर्विस लाइफ बढ़ा दी जाती थी और मुझे लगता है कि शेल की अधिकतम सर्विस लाइफ 12 साल थी। लेकिन यूँ कहें तो 90% समय यह डिरिजेबल हैंगर में ही खड़ा रहता था। केवल 10% समय वह खुले आसमान के नीचे या उड़ान में रहता था। शुद्ध पॉलीयूरीथेन शेल के लिए सामान्य सर्विस लाइफ 5 साल होती है। अगर हम टेडलार जैसे अधिक वायुमंडलीय और अल्ट्रावायलेट प्रतिरोधी कोटिंग्स या बाहरी परतों में कुछ और महंगे अधिक जटिल सामग्री का उपयोग करें, तो वहाँ 10 साल भी संभव हैं। यानी फिर से हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। हम 5 साल से शुरू करेंगे, फिर इसे बढ़ाते जाएंगे। और क्या कठोर डिरिजेबल में ऐसी कोई सीमाएं होती हैं? फिर भी अगर हम मुलायम आवरण वाले हवाई जहाज़ों का भी उपयोग करें, तो उनकी सेवा अवधि आखिर कितने समय की होगी? क्या यह 8 साल होगी? हर 8 साल में
नहीं, उन्हें हर 3 से 5 साल में 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कपास कागजी कपड़ा है। वे कागज़ का कपास बनाते हैं। सिंथेटिक के साथ 7 से 10 साल। तो सेवा अवधि लगभग इतनी ही है। बाहरी रूप से ये ढांचा पुराना ही लगेगा क्योंकि कार्बन फाइबर के साथ शायद ही कुछ होगा, लेकिन बाहरी आवरण को यहाँ तक कि कठोर एयरशिप में भी 10 साल बाद फिर से बदलना पड़ेगा। क्या आप कृपया मुझे याद दिला सकते हैं कि हमारे पास अभी कुल कितने कर्मचारी हैं? हमने हाल ही में कुछ कटौती की है, मुझे सटीक संख्या नहीं पता, थोड़ा-सा 50 से अधिक है। हमें फिर से गिनती करनी होगी। लेकिन फिर भी आपको समझना आवश्यक है कि ये सभी इंजीनियर नहीं हैं, हमारे सभी विभाग भरे हुए हैं। मानव संसाधन विभाग, लेखा विभाग, प्रशासनिक वाणिज्यिक विभाग, और इन 60 लोगों में से कितने इंजीनियर हैं हमारे पास? विटाली लिवोविच, वदिम वसीलिएविच, बोरिस सनिच, ये 4 इंजीनियर हैं, बाकी सब अन्य कामों में हैं। तुम निवेशक को भयभीत मत करो, हमारे पास फिर भी 30 से भी अधिक कुशल इंजीनियर हैं जो वास्तव में काम करते हैं और वर्कशॉप के साथ भी पूरी तरह जुड़े हुए हैं। डॉग, वर्कशॉप में विटाली लवोविच है, वे एक तरह से मैदान पर सक्रिय कोच की तरह ही हैं। वह स्वयं गोंडोला के विभिन्न पुर्जों और उपकरणों को डिज़ाइन करते हैं और वर्कशॉप में पुरुषों के साथ काम करते हैं, और जैसा कि मैं समझता हूँ वे ज़्यादातर नियंत्रक और टेक्नोलॉजिस्ट की भूमिका निभाते हैं। वर्कशॉप में हमारे यहाँ 4 लोग काम करते हैं, तो कुल मिलाकर 5 हो जाते हैं, मोटे तौर पर कहें तो। 5 क्यों? 5 और विटाली लवोविच छठे? मैंने सईद को एक अलग दिशा में रखा हुआ है। हाँ, वह गोंडोला पर काम नहीं कर रहा है, तो फिर उत्पादन विभाग में केवल एक ही व्यक्ति है और वहाँ लगभग 25 इंजीनियर तैनात हैं। यदि हम अभी शेल निर्माण वर्कशॉप प्रारंभ करते हैं तो वहाँ भी 6 लोग काम करेंगे। हाँ, और 6 लोग पूरी तरह से पर्याप्त होंगे ताकि नोवा 2 भी बना सकें। वहाँ नोवा 2 के लिए ये बहुत कम है। हम योजना बना रहे हैं कि नोवा 0.1 को भी सीरियल प्रोडक्शन में बनाएंगे और हम तुरंत इसे अपनाएंगे। हाँ, और भी बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हैं जो हम रूसी ग्राहकों के लिए बनाएंगे। हाल ही में एक और आया, वह यारोस्टैट पर लाया और अनुरोध कर रहा है, लेकिन वहाँ जाने का हमारा अभी कोई इरादा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उसे एक प्रारंभिक व्यावसायिक प्रस्ताव दिया है। देखते हैं कि वह उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। यानी काम बहुत है और ये समझ भी है कि इन्हें कैसे करना है। सारा सवाल यही है कि लोग कितनी सही तरह से समझते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि लाया गया एरोस्टैट बस रस्सी से बंधा गुब्बारा है, पर असल में यह डिरिजेबल से भी अधिक जटिल यंत्र है और इसकी कीमत काफ़ी अधिक होती है। जब यह बात समझ आती है तो लाया गया एरोस्टैट बनाना संभव हो जाता है। हाँ, इसके लिए विशेषज्ञ ग्राहक चाहिए। गेनादी, क्या और सवाल है? हमारे एक दर्शक की ओर से एक और सिफारिश है, स्कोलकोवो फाउंडेशन के निवासी बने। वहाँ रूसी और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए ग्रांट प्राप्त होते हैं। हाँ, हम इस लक्ष्य तक भी बहुत जल्द ज़रूर पहुँचेंगे, बनेंगे, करेंगे। तो एरोलेट के बारे में एक और सवाल है, क्या वह इस साल उड़ेगा? सभी को इसका बहुत इंतजार है। बस अब आगे सिर्फ मौसम पर निर्भर है। अगर हम सब मिलकर बैठें, ध्यान लगाएं या मंदिर में जाकर मोमबत्ती जलाएं ताकि हवा शांत हो जाए। अच्छी मौसम का नृत्य। हाँ, हमारे कुछ सहयोगी हैं जिन्होंने माइक्रोलाइट उड़ाया था, वह भी कुछ दृश्यों में दिखा था। यह हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमारे हैंगर में बस थोड़ी सी जगह ले ली थी। वे भी उत्साही लोग हैं, उनके लिए नृत्य था, शायद उसी ने मदद की दुर्भाग्यवश। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या याकूतिया में, जहाँ बहुत ही विशाल क्षेत्र उपलब्ध है, हम वहाँ कोई विशेष यंत्र बनाएंगे। अब ताकि सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाए, हमें ग्राहक के साथ अपना काम पूरा करना होगा ताकि वे इस काम को फाइनेंस कर सकें। और हाँ, वहाँ वास्तव में शानदार जगहें हैं, वहाँ सब कुछ किया जा सकता है, गर्म, साफ सुथरा और आधुनिक। बस अब हमें एडवांस पेमेंट तक पहुंचना है। क्या नोवा ज़ीरो एक एयरशिप को बाजार में कोई बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली है? इसके अलावा क्या रूसी बड़े ग्राहक के साथ होने वाली चर्चाओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है? हाँ, और वह अब भी है, कहीं गया नहीं है, और वास्तव में ऐसे अनुरोध रूसी विज्ञापनदाताओं की ओर से काफ़ी अधिक हैं। हमें उड़ने दो, चलो उस पर कुछ बांधते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, हमें इसकी यहाँ ज़रूरत है। परंतु मुख्य रूप से हमें यह समझना आवश्यक है कि यह एक गतिशील मॉडल के रूप में बनाई गई थी, न कि एक पूर्ण उत्पाद के रूप में। इसलिए हम इसे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप नहीं सकते या इसके साथ कुछ और नहीं कर सकते। अगर शरद ऋतु तक शेल निर्माण शुरू होता तो हम उसी शरद ऋतु में नया उत्पाद 0.1 बनाकर उसे आसानी से बेचते और सेवाएं भी प्रदान करते। लेकिन अक्सर सेवाओं की आवश्यकता होती थी। दुबई जाने से पहले और दुबई से आने के बाद भी लोग इन्हें खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं।
कुछ मात्रा में हम जगहों की कमी होने के कारण इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर सके, लेकिन वह मांग कहीं गई नहीं है। वहाँ लोग अब भी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं कि हम नए शेल्स तैयार करें। ये दुखद है। बस हमें समझ आ गया था कि वह कपड़ा जिससे अभी नोवा 01 उड़ रही है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा हल्का है। मतलब हमारे लोग जो इस उपकरण के साथ बहुत सावधानी से काम करते हैं वे तो काम कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी बाहरी के हाथ में देना थोड़ा डरावना है। वे इसे खराब कर सकते हैं और शायद ऐसा ही होगा, हाँ। लेकिन जो सामान्य कपड़ा हमारे पास खरीदा हुआ रखा है, अगर हम खुद ही आवरण बनाना शुरू करें तो यह किया जा सकता है। एक और सवाल है, थोड़ा विषय से हटकर है, लेकिन मैं इसे पढ़कर सुना देता हूँ। यह व्यवसायीकरण के बारे में है और हमारे पास वीजीएस सिस्टम है जिसे नोवा 01 के लिए डिज़ाइन और बनाया गया था, और ऐसा लगता है कि हमने इसे एक बार सफलतापूर्वक व्यावसायीकृत भी किया। नहीं, मतलब हमने व्यावसायीकरण तो किया, लेकिन हमें अभी तक पैसे भी नहीं मिले हैं। यानी हम वीजीएस को छोटे उपकरणों के लिए बेच सकते हैं। हाँ, दरअसल वीजीएस सिस्टम के लिए एक औपचारिक अनुरोध आया था और हमने व्यावसायिक प्रस्ताव भेज दिया। शायद मुझे बस ऐसा लगा कि यह मज़ेदार होगा अगर इस साल हमें यह देखना पड़े कि सब कुछ किस स्थिति में है। वीजीएस एक बायोगैस प्रणाली है जो नरम आवरण में दबाव बनाए रखती है। हमने एक मिनी वीजीएस डिज़ाइन की है जो 250 घन मीटर तक के उपकरणों के आवरण में दबाव बनाए रखने की अनुमति देती है, और अगर इन्हें कई इकाइयों के रूप में स्थापित किया जाता है तो हमारे पास वैसे भी 2 प्रणालियां लगी हुई हैं जो 0.001 के लिए रिजर्वेशन के तौर पर कार्य करती हैं। यह पूरी तरह से हमारा अपना स्वदेशी उत्पाद है जो हमारी खुद की मेहनत से विकसित की गई एक बहुत ही छोटी माइक्रो टरबाइन है। और यह माइक्रो टरबाइन, जिसके पंखे का कुल व्यास 88 मिलीमीटर है, मेरे ख्याल से इसने परीक्षणों के दौरान 1000 पास्कल से भी अधिक का दबाव दिखाया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह वास्तव में एक बहुत ही प्रभावशाली परिणाम है। बिल्कुल, हमें आवरण के अंदर इतना अधिक दबाव नहीं चाहिए। असल में छोटे उपकरणों में दबाव लगभग 300 से 400 पास्कल ही होता है, लेकिन तब भी हमें अच्छी उत्पादकता मिलती है। यानी पंखे की उत्पादकता वही है जितनी ऊर्ध्वाधर अवरोहण गति हम अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं। मतलब जब एयरशिप ऊपर जाता है तो हमारे पास बैलूनेट से हवा बाहर निकलती है क्योंकि गैस फैलती है। ऐसी स्थिति में वाल्व खुल जाते हैं। खैर, वाल्व और भी सरल होते हैं उपकरणों में। वहाँ बस प्लेट का व्यास भी वही 78 मिलीमीटर होता है, और जब हम नीचे जाते हैं तो इसके विपरीत गैस संकुचित होती है क्योंकि दबाव बढ़ता है, और हमें चाहिए कि आवरण का दबाव बनाए रखने के लिए बैलूनेट में आवरण में हवा भरे। यह माइक्रो टरबाइन, जिसमें पंखे के ब्लेड का कुल व्यास 78 मिलीमीटर है, 400 पास्कल दबाव पर लगभग 60 से 70 लीटर प्रति सेकंड हवा का प्रवाह प्रदान करने में सक्षम है। यानी यह ऊर्ध्वाधर गति 6 से 8 मीटर प्रति सेकंड बड़ी ही आसानी के साथ प्राप्त कर सकती है। एरोलेट पर ये संशोधित है। नोवा 01 पर इनकी आवाज़ अलग थी, पर अब चालू होने पर ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ दूसरे इंजन लगाए गए हैं। और ये बहुत तेज़ी से काम करता है। वहाँ अलग इंजन है। अगर नोवा 01 पर हमने करीब 20,000 आरपीएम के इलेक्ट्रिक मोटर लगाए थे, तो एरोलेट के उसी डिज़ाइन में ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो इस माइक्रो टरबाइन को 32,000 आरपीएम देते हैं। इसलिए वहाँ की आवाज़ अब अल्ट्रासोनिक ध्वनि के करीब है। और एयरशिप भी बहुत तेज़ी से बनता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2 गुना अधिक उत्पादकता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हम वीजीएस पर क्यों आए, क्योंकि अब यह एक प्रोफाइल्ड एंटरप्राइज है, मान लीजिए, जिसे अब कुछ छोटे छोटे पुर्जों की भी ज़रूरत है। तो वे हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें पता है कि आपके पास है, हमें कमर्शियल ऑफर दीजिए। ये देखकर खुशी होती है। और इस तरह धीरे धीरे हम सक्रिय होना शुरू कर रहे हैं, और अब सिर्फ एयरशिप्स ही नहीं बल्कि पुर्जों के भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। तो एक छोटी सी बात बताऊं, इसमें अभी भी इन मिनी वीजीएस में रुचि बनी हुई है, और हम भी किसी वास्तविक ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी लोगों को पैसे देने होंगे, हम सब कुछ बना सकते हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि वे कब तैयार होंगे हमें थोड़ा सा पैसा देने के लिए, और हम अपनी प्रोडक्ट उन्हें दे देंगे। तो एक बार फिर विषय से हटकर बता दूं, सोलर ग्रुप ने कहा था कि वे रूसी जनता से आधिकारिक पैसे जुटाने के लिए सेंट्रल बैंक के माध्यम से तरीका तैयार कर रहे हैं। क्या इस बारे में कोई खबर है? ये तो आपको पावेल फिलिपोव या सर्गेई सेमेनोव से पूछना चाहिए। मुझे वहाँ के बारे में कुछ कुछ जानकारी तो है, लेकिन वह भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आप उन्हीं से यह सवाल पूछें। हाँ, तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या मॉस्को सरकार की ओर से उदाहरण के लिए उत्पादन स्थल खोजने में सहायता प्रदान करने के लिए कोई संपर्क स्थापित किया गया था? हमारी तरफ से नहीं हुआ, और लगता है उनकी तरफ से भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
पता है, कुछ विशेष संसाधन हैं और मॉस्को सरकार मदद करती है जहां आप तकनीकी कार्य बताकर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप कितना निवेश कर सकते हैं या व्यवसाय की लाभप्रदता कितनी है। और अगर हम प्रायोगिक खोल की इकाई बना रहे हैं तो शुरू में लाभप्रदता नहीं होती। ये अभी आंतरिक ग्राहक के लिए ही काम कर रहा है। हमारे लिए अगर एयरशिप्स प्रायोगिक हैं तो वे भी हैं, लेकिन अभी जल्दी नहीं। कुल मिलाकर अपनी चुनौतियां हैं, मुझे पता है। संवाद आगे बढ़ाया जा सकता है और निश्चित सीमाओं में शर्तें बदली जा सकती हैं, स्वाभाविक रूप से। लेकिन अब तक हमने खुद कोशिश की, कड़ी मेहनत की, शायद इसे याद करना चाहिए। वहाँ कुछ जान पहचान वाले भी हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही मदद करने की पेशकश की थी। हाँ, संपर्क थे, लेकिन बस हमने उनका उपयोग नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छा। एक और सवाल है। पहले यह जानकारी दी गई थी कि विज्ञापन एयरशिप प्रोजेक्ट से निवेशकों को इनाम के रूप में भुगतान किया जाएगा और राजस्व की योजना बनाई गई थी। क्या इस दिशा में अभी कुछ ठोस काम किया गया है या यह अभी दूसरे स्थान पर है? हाँ, मैंने इसका जवाब दिया। भुगतान की बात है, हाँ, वहाँ तो ये योजना थी कि पहले व्यावसायिक ऑर्डर से हम निवेशकों को पैसे देंगे। कुछ ऐसा ही सेमेनोव ने कहा था। हाँ, लेकिन यह व्यावसायिक कामयाबी नहीं हो पाई क्योंकि हमने शेल का उत्पादन शुरू नहीं किया। दुखद है, हम स्वीकार करते हैं, शोक मनाते हैं। प्रस्ताव अभी भी लागू है, ग्राहक अपनी जगह पर है, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो शायद अब सब कुछ यहीं समाप्त करते हैं। कुछ सवाल हैं जो बार-बार पूछे गए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ, समर्थन के शब्द मिले हैं। तो अगर सब कुछ चर्चा हो गया है तो हम समाप्त कर सकते हैं। तो मैं भी यही प्रस्ताव करता हूँ कि दर्शकों, निवेशकों, साझेदारों, दोस्तों, साथियों को नए साल की शुभकामनाएं दें। विताली इवानोविच, आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? बस मुझे थोड़ा सा सीमाएं तय करने दो। हम सब मिलकर गुब्बारा उड़ाने वालों की एक टीम बन जाते हैं। तो आप अगले साल हम सभी के लिए, जिसमें आप स्वयं भी शामिल हैं, क्या कामना करते हैं? ताकि बाज खुले आसमान में पूरी आज़ादी और बिना किसी भी बंधन के उड़ सकें। ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा कुछ। और रिबाइनर के अंत में हमने एरोनोवा टीम की ओर से बधाई संदेश तैयार किए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप प्रसारण के दौरान हैं तो चैनल न बदलें, हमारे साथ बने रहें। बधाई संदेश जल्द ही आने वाले हैं। अरे अपने आप, ठीक है, फिर सबको अलविदा। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, अगले साल मिलेंगे। अगले साल, या फिर चैट में। अब मुझे वीडियो कहाँ भेजना है? ये अभी यहीं पर होगा। कौन सा? हमारा? अरे नहीं, मैं उस बारे में पूछ रहा हूँ जिसमें हवा, तूफान और उपकरण है। बस दोस्तों, आप सभी को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं। सबको अलविदा। अच्छा, बाय बाय। नया साल मुबारक हो। नमस्कार प्रिय मित्रों, सहयोगियों और हमारे साझेदारों। 2025 का यह वर्ष अब समाप्त हो रहा है। ये वर्ष हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन साथ ही ये काफ़ी उत्पादक और दिलचस्प भी रहा। इस वर्ष हमारी कंपनी एरोनोवा का मुख्य रूप से गठन हुआ, यानी हमारी कंपनी एक ऐसे इंजीनियरिंग समूह के रूप में स्थापित हुई जो उड़ने वाले यंत्र बना सकता है और एयरशिप्स, डिरिजेबल्स का निर्माण कर सकता है। मैं बीतते हुए वर्ष 2025 को याद करता हूँ। मैं यह कहना चाहूँगा कि यह पूरा वर्ष हमारे लिए काफ़ी अधिक फलदायी और गहरे भावनात्मक अनुभवों से भरा रहा है। हमने पहले कई उड़ानें देखीं, फिर कुछ गिरावटें भी देखीं और फिर अंत में डिरिजेबल्स का एक शानदार और ऐतिहासिक पुनर्जन्म भी देखा। हम आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में गए, वहाँ भाग लिया और देखा कि दुनिया ने उन पर किस तरह प्रतिक्रिया दी। हमने पहले ग्राहकों और पहले रुचि रखने वालों से बातचीत की। हमने आपके साथ मिलकर साझेदारों, निष्पादकों और ठेकेदारों के साथ संबंध बनाए। इस आने वाले नए साल में हमें नई जीतें और नई ऊंचाइयां हासिल करनी हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी विस्तार से कहा था, हमें पूरी उम्मीद है कि हम अब उन्नत वायुयान उपकरणों की बिक्री में डिरिजेबल विषय के अलावा भी व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। और हम आपको ये परियोजनाएं, हमारी भविष्य की परियोजनाएं समर्पित करना चाहते हैं और आपको सुख, सफलता, नई उड़ानों, नई उपलब्धियों और हर तरह की शानदार चीज़ों की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं हमें आने वाले अगले साल में सफलता, सभी परियोजनाओं की पूर्ति और नई रचनात्मक उपलब्धियों की भी शुभकामनाएं देता हूं। आपके समर्थन के साथ हम अपनी उस मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं जहां हम ऐसे एयरशिप्स बनाएंगे जो विमानन की दुनिया को बदल देंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में हम यह खुशी आपके साथ मिलकर साझा करेंगे। और भले ही इस साल सभी योजनाएं पूरी नहीं हो पाईं,
मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि हम सिर्फ एयरशिप्स नहीं बना रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि सपने हकीकत बन सकते हैं और बीते समय के विचार आधुनिक वर्तमान में एक नई तकनीकी ऊंचाई पर वापस आ सकते हैं। इस साल हमने अपना एक यंत्र डिरिजेबल नोवा 01 बनाया। यह डिरिजेबल उड़ा और काफ़ी सफलतापूर्वक उड़ा। यह अभी भी उड़ रहा है और हम उस पर विभिन्न मोड्स की जांच करना जारी रखे हुए हैं। हम अगले प्रोजेक्ट डिरिजेबल नोवा 2 पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को सुख, आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, नया साल है, मैं खुद को रंग बिरंगी लाइटों के साथ एक नववर्ष की क्रिसमस ट्री जैसा दिख रहा हूं। तो आप सभी को सुख, आप सभी को सफलता और सबसे बेहतरीन चीज़ें मिलें। नए साल में फिर मिलेंगे। नववर्ष की शुभकामनाएं दोस्तों, नए सुख के साथ। और एक बार फिर आपको आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य, सुख और सफलता की कामना करता हूं। अगले साल हम अपने बिल्कुल नए एयरशिप्स और नई सीरीज को एक के बाद एक लॉन्च करेंगे और हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। वे और भी बड़े होंगे और पहले से कहीं अधिक तेज उड़ेंगे। हम आपके स्वास्थ्य, खुशियों और हर कार्य में सफलता की शुभकामनाएं चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं सभी को स्वास्थ्य, सुख और अच्छे मूड की कामना करना चाहता हूँ। हम सब छुट्टियाँ शानदार तरीके से मनाएं। आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं। नए साल में हमसे नई क्रांतिकारी खोजों और दिलचस्प परियोजनाओं की उम्मीद करें। आपको नए साल की शुभकामनाएं। सच में मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया था।